welcome to this brand new channel for ISC students, ISC 11th and 12th। तो स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है उपासना और मैं आपको ज़ूलॉजी पढ़ाती हूँ। क्लास 11th की वन शॉट सीरीज चल रही है जिसमें हम पहला चैप्टर एनिमल किंगडम ज़ूलॉजी का कवर कर चुके हैं एंड आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। बेटा इसमें हम आप फ्रॉग के बारे में बात करते हैं। पहले ये चैप्टर पूरा आता था, ठीक है, जिसमें हम सारी चीजें डिस्कस करते थे, सारे टिश्यूज के बारे में पढ़ते थे, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू सब पढ़ते थे। बट अब वो सिलेबस काफी रिड्यूस हो गया है। हालांकि बैच में तो हमने वो वाली चीजें भी करी हैं बिकॉज एज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th आपको पता होना चाहिए, बट आपके एग्जाम में फ्रॉग से रिलेटेड ही चीजें आएंगी तो हम वन शॉट की फॉर्म में इसको कवर कर देंगे। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हाईलाइटेड पॉइंट्स और कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेटा वो हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो डेप्थ में तो बहुत सारी चीजें हैं बट आपको इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए। जब आपका सिलेबस ज्यादा होता है ना तो आपको फिल्टर करना आना चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चा। सबसे पहले क्या करेंगे, वन शॉट होने वाला है ऑब्वियसली। टॉपिक्स टू बी कवर्ड में वन शॉट करेंगे हम, जिसमें हम मॉर्फोलॉजी और एनाटमी दोनों ही समझेंगे फ्रॉग की। तो हम फ्रॉग की बात कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम फ्रॉग को क्लासिफाई कर लेते हैं, ठीक है। फ्रॉग इट बिलोंग्स टू फाइलम कॉर्डेटा। इसकी सब फाइलम क्या है बेटा, वर्टिब्रेटा। फिर ये डिवीजन कौन सी में आता है, नाथोस्टोमेटा। सुपर क्लास है टेट्रापोडा, क्लास है एम्फीबिया, राना टिग्रीना। अच्छा, इसका जो नया नेम है दैट इज होप्लोबैट्रिकस टाइग्रीनिस, ठीक है। अब ये नाम धीरे धीरे करके याद हो जाएगा आप लोगों को, बट राना टिग्रीना थोड़ा पुराना है एंड इसका नया साइंटिफिक नेम आ चुका है। ये क्लासिफिकेशन एनिमल किंगडम हमने अभी अभी खत्म किया है तो ये क्लासिफिकेशन आपको आनी चाहिए। आगे आ जाओ, आफ्टर क्लासिफिकेशन बात आती है इसकी हैबिटेट की, इसकी बेसिक जनरल फीचर्स की। ये बेटा बारिशों के सीजन में बाहर आता है, लंबी सोता रहता है सारा टाइम, ठीक है। इसकी हैबिटेट क्या है, लैंड पर भी मिल जाएगा, पानी में भी मिल जाएगा, सब जगह मिलता है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में नहीं होता है। बारिशों के मौसम में मिलता है क्योंकि ये गर्मियों में सोने चला जाता है जिसको समर स्लीप या एस्टिवेशन बोलते हैं, और सर्दियों में भी सोने चला जाता है जिसको हम हाइबरनेशन या विंटर स्लीप बोलते हैं। ये ऐसा इसलिए करता है क्योंकि ये कोल्ड ब्लडेड है तो ये अपने बॉडी टेम्परेचर को एडजस्ट नहीं कर सकता बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से, तो ये क्या कर जाएगा, हाइबरनेट कर जाएगा या एस्टिवेट कर जाएगा। अब जब भी ये सो रहे होते हैं, स्लीप में होते हैं, विंटर स्लीप या समर स्लीप, उस टाइम पर ये मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि मरा हुआ है बट एक्चुअली वो जिंदा है। उसकी केमिकल रिएक्शंस, बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत ही स्लो हो जाता है, ठीक है। खाना नहीं खाएगा, सिर्फ और सिर्फ स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करेगा। जब हम रेस्पिरेशन पे आएंगे तो हमें पता चलेगा कि जो स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन है, वो इकलौता यहाँ पर सोर्स रहता है जब ये सो रहा है, ठीक है। देन इट नेवर ड्रिंक्स वाटर, ऑलवेज रिमेंबर, फ्रॉग कभी पानी नहीं पीता, हमेशा स्किन के थ्रू पानी एब्जॉर्ब करता है। हालांकि इसके पास माउथ है, इसके पास टंग भी है, खाना वाना सब खाएगा बेटा, फुल डिनर करता है ये, पर पानी नहीं पीता है, पानी स्किन से ही एब्जॉर्ब हो जाता है। एक्सटर्नल फीचर्स में पहले हम मेल और फीमेल के डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं जिसको हम सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म बोलते हैं। यानी कि मेल और फीमेल देखकर ही बहुत सारे डिफरेंसेस दिख जाएंगे, जैसे इंसानों में बेटा देखकर बता देते हैं। तो यहाँ पर मेल और फीमेल फ्रॉग्स आर डिस्टिंग्विशेबल, यानी कि डिफरेंसेस हो सकते हैं। जो मेल होता है ना बेटा, उसके पास रिप्रोडक्शन करते टाइम, रिप्रोडक्शन कब करेंगे बेटा, इनका ब्रीडिंग सीजन कब होगा, बारिशों में होगा। तो रिप्रोडक्शन करते टाइम ब्रीडिंग सीजन के दौरान जो मेल होता है उसके पास न्यूप्शियल पैड आ जाते हैं। देखो होता क्या है, सबसे पहले तो फ्रॉग के हाथों में 4 डिजिट्स होती हैं, 4 उंगलियां होती है, पैरों में 5 होती है। तो ये इसके हाथ है बेटा, 4 उंगलियां दिख रही हैं। ये जो फर्स्ट इंडेक्स फिंगर है ना, इंडेक्स फिंगर, यहाँ पर एक ग्रोथ हो जाती है जिसको हम न्यूप्शियल पैड बोलते हैं। इसको कॉप्युलेटरी पैड भी बोला जाता है। फीमेल जो है उसका साइज काफी बड़ा होता है एज कंपेयर टू मेल फ्रॉग। मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग दोनों ही ब्रीडिंग सीजन में गैमीट्स बनाते हैं, स्पर्म और एग बनाते हैं, और वो पानी में ही रिलीज कर देते हैं। बेटा फीमेल भी एक बारी में 2500 से 3000 अंडे बनाती है और पानी में ही डाल देती है। यहाँ से स्पर्म्स और जो पानी में अंडे निकले बाहर ही उनका फर्टिलाइजेशन होगा, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं। बट ये ना एक फेक कॉप्युलेशन है, ठीक है। मतलब दे आर
इन दिस पोजीशन व्हेन दे हैव टू प्रोड्यूस द गैमीट्स। अब यहाँ पर मेल को फीमेल को होल्ड करके रखना है यार, वैसे भी साइज इतना बड़ा है तो उसको होल्ड करने के लिए भाग जाएगी नहीं तो होल्ड करने के लिए यहाँ पर एक न्यूप्शियल पैड होता है जो फीमेल की अपर डॉर्सल सरफेस को होल्ड करके रखता है। इसके अलावा और क्या डिफरेंसेस होते हैं, मेल और फीमेल दोनों के पास ही वोकल सैक्स होते हैं, बट जो मेल है ना उसकी आवाज बहुत तेज होती है, बहुत तेज साउंड प्रोड्यूस करता है, टर टर जो साउंड होती है ना मेंढक की वो बहुत तेज होती है ताकि वो फीमेल को अट्रैक्ट कर सके। तो 3 आपको यहाँ पर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म वाले फीचर्स मिल गए कि मेल के पास एक तो न्यूप्शियल पैड है, मेल का साइज छोटा होता है एज कम्पेयर टू फीमेल्स। तीसरा, मेल के जो वोकल सैक्स है वो ज्यादा तेज आवाज प्रोड्यूस करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। तो अब आ जाओ इसके एक्सटर्नल फीचर्स की बात करते हैं। यहाँ पर तुमको एक फ्रॉग दिख रहा है बेटा। सबसे पहले तो फ्रॉग के अंदर हेड और ट्रंक होता है। ओनली द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक, हेड एंड ट्रंक, रिमेंबर दिस। ना ही इसके पास गर्दन है, ना ही इसके पास पूंछ है, ठीक है, ना ही इसके पास पूंछ है। इतना सिंपल क्वेश्चन आ सकता है क्या मैम? बिल्कुल आ सकता है बेटा, इतना सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। क्लियर है? अब देखो, अगर मैं बात करूं, यहां पर ही हम तुम मैक्सिमम फीचर्स ना समझने की कोशिश करो, एक ही डायग्राम से तुमको याद हो जाएगा। हेड है, ट्रंक है, कोई पूंछ नहीं है, कोई गर्दन नहीं है, सबसे पहले तो ये पढ़ लिया। उसके बाद इसकी जो बॉडी डॉर्सल सरफेस पे है वो डार्क ऑलिव कलर की होती है, नीचे से पेल येलो कलर की होती है। आंखें जो है वो बाहर बल्जिंग आउट होती हैं। कानों में हमारी तरह ऐसा पिन्ना नहीं होता, एक्सटर्नल ईयर है ही नहीं, आउटर ईयर है ही नहीं, सीधा इसके पास टिम्पैनम होता है, ये देखो, और वो भी बिल्कुल आंखों के साथ पड़ा हुआ है, ये टिम्पैनम। तो यहां से सीधा आवाज अंदर जाती है। फिर अगर हम बात करें, इसकी स्किन के ऊपर काफी सारे फोल्ड्स होते हैं, जैसे हमारी स्किन स्मूथ है, इमेजिन करो ऐसे ऐसे फोल्ड्स बन जाते हैं हमारी स्किन पे। ये फोल्ड्स बेटा बहुत सारे हमारे स्किन पर होते, तो उसको हम क्या बोलते हैं फिर? डर्मल प्लिकेई। जो इसकी स्किन पर फोल्ड्स है उसको हम डर्मल प्लिकेई बोलते हैं। बीच में जो एक लाइन जा रही होती है उसको मिड डॉर्सल लाइन बोलते हैं, ये देखो यहाँ लिखा भी हुआ है। ये इसके हाइंड लिम्स हैं, ऊपर इसके फोर लिम्स हैं, ठीक है। तो अब देखो, पढ़ लेते हैं फटाफट, बॉडी और स्किन। अगर इसकी शेप देखोगे तो थोड़ा फ्लैटेंड है, ऊपर से भी और ऐसे भी थोड़ा फ्लैट स्ट्रक्चर है इसका, तो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। स्पिंडल शेप, आगे से थोड़ा पेना शेप का है, जैसे एरोप्लेन की शेप होती है ना वैसे ही इसकी शेप है। स्पिंडल शेप, स्ट्रीमलाइंड होता है ताकि ये बहुत अच्छे से स्विम कर सके, पानी में जाना है इसको, अच्छे से कूदना है, ठीक है। एयर रेजिस्टेंस इसको कम चाहिए क्योंकि ये जंप करता रहता है। सो वाटर और कूदने के दौरान इसको अच्छे से कोई प्रॉब्लम ना हो, एयर रेजिस्टेंस ना हो, वाटर रेजिस्टेंस ना हो, तो इसलिए इसकी बॉडी स्पिंडल शेप होती है। बॉडी हेड और ट्रंक में डिवाइडेड है, हम कर चुके हैं ये बात, ठीक है। अब जल्दी जल्दी रीड करेंगे, जल्दी जल्दी इसलिए बिकॉज हमें बहुत सारी चीजें कम टाइम में कवर करनी है। मैं नहीं चाहती कि आप इस लेक्चर का टाइमिंग देख के ही घबरा जाओ। ये चैप्टर हम बहुत क्रिस्प कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कितनी देर में चैप्टर खत्म हो गया बेटा। स्पॉटेड ऑलिव ग्रीन ऑन द डॉर्सल साइड, है ना, ऑलिव ग्रीन कलर है पीछे पीठ की तरफ, और पेल येलो है वेंट्रल साइड पर। ये इसको केमोफ्लाज करने में हेल्प करता है, छुपने में हेल्प करता है बेटा। झाड़ियों में दो रंग जो है वो ब्लेंड हो जाते हैं। डर्मल प्लिकेई इसकी बॉडी के ऊपर पीठ की तरफ ऐसे लंबे लंबे स्किन के फोल्ड्स होते हैं ताकि सरफेस एरिया बढ़ सके गैसियस एक्सचेंज के लिए, क्योंकि बेटा जो फ्रॉग है वो स्किन से भी रेस्पिरेशन कर रहा है, गैसेस को आने जाने के लिए ज्यादा जगह मिल जाती है डर्मल प्लिकेई की हेल्प से। हेड की अगर हम बात करें तो इसका जो माउथ है दैट इज ट्राइंगुलर, है ना। अगर मैं फ्रॉग के माउथ की बात करूं तो इट इज समथिंग लाइक दिस, इट इज ट्राइंगुलर, राइट। यहाँ पर एक आंख बना लो, वहां एक आंख बना लो, तो इट इज ट्राइंगुलर इन शेप। बड़ा सा माउथ होता है, ठीक है, पूरा इसका ये जो आगे वाला माउथ है वो पूरा इस तरीके से खुल जाएगा, ठीक है। देन इमूवेबल लिप्स, टिम्पैनम इसके बिल्कुल कान के साथ में पड़े हुए हैं, सॉरी, टिम्पैनम बिल्कुल आंख के साथ में पड़े हुए हैं। हेड के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी ऐसे देखो आंखें भी दिख रही हैं। आईज हम बोलते हैं बल्ज आउट, बाहर निकलती हुई आंखें हैं। एंड 360 डिग्री व्यू देती हैं। आंखों का एक और फैक्ट बताती हूँ कि इसकी आंखें बेटा खाने को अंदर गल्प करने में, खाने को स्वॉलो करने में भी हेल्प करती हैं। एक ऊपर आईलिड है, एक नीचे आईलिड है, ठीक है, अपर एंड लोअर आईलिड। ऊपर वाली आईलिड काफी थिक होती है, नीचे वाली थिन होती है। और जो नीचे वाली आईलिड है ना, उसका आगे का सरफेस यानी कि ऊपर का सरफेस, नीचे वाली आईलिड का जो ऊपर वाला सरफेस है वो एक स्पेशल मेम्ब्रेन बनाता है जिसको हम निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन एक ट्रांसपेरेंट लेयर है, आंखों के ऊपर एक पर्दे की तरह आ जाती है, क्योंकि ये काफी बार कीचड़ में जाएगा, पानी में जाएगा, इसको अच्छे से देखना है, इसकी आंखें खराब ना हो जाए, इसलिए इमेजिन करना कि एक
निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन एक पर्दा लगाकर घूमता है ट्रांसपेरेंट, और ये मॉडिफिकेशन है लोअर आईलिड के अपर सरफेस की। ये ट्रांसपेरेंट है और अंडर वाटर या कीचड़ में, मार्शी एरियाज में इसकी आंखों को प्रोटेक्ट करके रखता है। ट्रंक की बात करें तो इसका जो पीछे का हिस्सा है वो छोटा है, बट थोड़ा सा एक हम्प की तरह उठा हुआ होता है बेटा। शॉर्ट फोरलिम्स, लॉन्ग एंड पावरफुल हाइंड लिम्स। बेटा हाथों में इतनी जान नहीं है पर पैर बहुत मजबूत है, क्योंकि इसको पैरों से ही कूदना है, पैरों से ही इसको स्विम करना है। इसके पैरों में ही वेब होते हैं, ठीक है। जो हाथ जो है इसकी 4 उंगलियां चारों फ्री हैं, बट पैर इसके 5 उंगलियां लेकर बैठे हुए हैं और उसमें बतख की तरह बीच में वेब भी है। जो फोरलिम्स है वो शॉर्ट है, हाइंड लिम्स जो है काफी पावरफुल है, लॉन्ग भी होते हैं। हाथ जो है इसके फोरलिम्स यानी कि 3 पार्ट्स में डिवाइड है, अपर आर्म, फोर आर्म एंड हैंड। हैंड के अंदर डीप कलर की एक स्वेलिंग होती है, ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जिसको हम कॉप्युलेटरी पैड भी बोलते हैं, या फिर बेटा हम इसको एम्प्लेक्सेसरी पैड भी बोलते हैं, ठीक है। इस वर्ड को तोड़कर समझो, एम्प्लेक्सेसरी, ठीक है। देन अंडर द सरफेस ऑफ द फर्स्ट डिजिट, ये भी याद रखना है, अगर नीट की तैयारी करनी है तो एक एक लाइन पता होनी चाहिए। जो ये हमारी फर्स्ट इंडेक्स फिंगर जो हमारी है, तो इसकी भी जो पहली डिजिट है, भाई हमारा पहला डिजिट तो ये हो गया, ये तो इसके पास होता ही नहीं है, 4 उंगलियां है, तो इसकी पहले डिजिट के साथ में लगा हुआ होता है, ब्रीडिंग सीजन में रिलीज होता है, एक केमिकल भी प्रोड्यूस करता है। हाइंड लिम्स में 3 सेगमेंट्स होते हैं, एक अपर थाई, एक मिडल शैंक और एक लोअर फुट। उसके बाद 5 डिजिट्स है जो वेब से जुड़ी हुई है, स्विमिंग में हेल्प करती है। हाइंड लिम्स जंपिंग, लीपिंग और स्विमिंग में हेल्प करेंगे अगेन। अच्छा बेटा, एक जो स्पेशल फीचर है इनके पास, दैट इज क्लोइकल अपर्चर। क्लोइकल अपर्चर इसके बिल्कुल एंड में प्रेजेंट होता है, जो कि बेटा मेन एग्जिट है। यहां पर इसके पास एक क्लोइकल अपर्चर होगा। ये क्लोइकल अपर्चर एक मेन बेटा एग्जिट है बॉडी की, ठीक है। यहाँ पर हमारी बॉडी से इमेजिन करो, हमारी बॉडी में अनडाइजेस्टेड फूड एनस से पास हो जाता है, रेक्टम एंड देन एनस, और जो यूरिन है बेटा वो यूरिनरी ब्लैडर में होता है, फिर यूरेथ्रा से पास आउट हो जाता है। इसकी बॉडी का कुछ भी एग्जिट लेना है, चाहे एग्स बाहर आ रहे हैं फीमेल में, चाहे स्पर्म्स बाहर आ रहे हैं, चाहे यूरिन बाहर आ रहा है, चाहे फीकल मैटर बाहर आ रहा है, सब कुछ बेटा पहले क्लोएका के अंदर आते हैं और फिर क्लोएका से बाहर, क्लोएका के छेद से बाहर निकलते हैं, जिसको हम क्लोइकल अपर्चर बोलते हैं, ठीक है। ये पढ़ेंगे हम। तो क्लोइकल अपर्चर एक इनका स्पेशल फीचर है। ट्रंक हो गया। अब आ जाओ बेटा इसकी एनाटॉमी के ऊपर, जिसमें हमें इसके सारे सिस्टम्स पढ़ने हैं, इसका रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, सारे सिस्टम्स हमें पढ़ने हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल हमारी तरह, जिसमें हमारे पास एक लंबी सी एलिमेंट्री कैनाल है, माउथ से शुरू होती है, रेक्टम तक खत्म होती है, इनके पास भी ऐसा है। और इसके पास भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है, जैसे हमारे पास लिवर और पेनक्रियाज है, इसके पास भी लिवर और पेनक्रियाज है। ये कार्निवोरस होते हैं, ठीक है। तो इनकी जो इंटेस्टाइन होती है वो काफी शॉर्ट होती है, क्योंकि इनको बेटा नॉनवेज खाना है, कार्निवोरस है, तो इनको लॉन्ग इंटेस्टाइन की जरूरत नहीं है। लॉन्ग इंटेस्टाइन हर्बीवोरस ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है, क्योंकि वो घास फूस खाते हैं, घास फूस में सेल्यूलोज होता है और सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है। द प्रोसेस बिगिंस विद द माउथ, ठीक है, ओपनिंग इनटू द बकल कैविटी विच लीड्स द इसोफेगस इनटू द फेरिंग्स। तो वही सेम बात है कि यहाँ पर इनका भी एक माउथ है, माउथ से अंदर जो खाली एरिया है बकल कैविटी है, फिर बेटा इनके पास भी ऐसे फूड पाइप जा रहा है, इसोफेगस, और इसोफेगस से ऊपर क्या है, फेरिंग्स। फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज जहां से हवा भी जाएगी और जहां से फूड भी जाएगा। देन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, लिवर, लिवर इनके में बाइल जूस बनाएगा। इनके पास भी गॉल ब्लैडर है जहां पर बाइल जूस स्टोर होगा। बाइल जूस का काम वही है, डाइजेशन करेगा और फैट के इमल्सिफिकेशन में हेल्प करेगा। प्लस पेनक्रियाज, पेनक्रियाज क्या करता है, पेनक्रियाज पेनक्रियाटिक जूस बनाता है, ठीक है। चलो क्या डिफरेंसेस हैं वो मैं तुमको अच्छे से मार्क करा दूंगी। और What is the tympanum in frogs anatomy? टिम्पैनम क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, या सेंसरी सिस्टम का पार्ट है। सो बेटा सेंसरी सिस्टम, क्योंकि कान का काम कर रहा है तो वो सेंसरी ऑर्गन्स में आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द लिम्स ऑफ अ फ्रॉग? इसका आंसर मुझे कमेंट्स में बताना कि कौन सी बात सही है रिगार्डिंग लिम्स, ठीक है। तो आपको ठीक से पढ़ना है, सारे ऑप्शन सेम सेम लगेंगे। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द वोकल सैक्स इन मेल फ्रॉग? जो वोकल सैक्स, टर्टर की आवाज होती है, वो किस में हेल्प करती है? स्विमिंग में कोई लेना देना नहीं है। केमोफ्लेज छुपने में बेटा वोकल सैक्स क्या ही करेंगे, उल्टा आवाज निकल गई तो पकड़ा जाएगा। टू प्रोड्यूस साउंड फॉर अट्रैक्टिंग मेट्स, ये है बेटा बहुत तेज तेज ये फीमेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए टर्टर की आवाज निकालते हैं। टू स्टोर फूड नहीं, वोकल सैक्स मतलब ऑब्वियसली आवाज निकालने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रॉग अडेप्टेशन फॉर जंपिंग? अगेन
अच्छा, ये वाला क्वेश्चन आपको आंसर करना है, ठीक है, कमेंट्स में बताना मुझे। चलो आगे, इन विच पार्ट ऑफ द फ्रॉग्स बॉडी इज द क्लोएका लोकेटेड? वेरी इजी क्वेश्चन, आंसर इन कमेंट्स, ठीक है, क्योंकि आप खुद जब तक रिसर्च नहीं करोगे तब तक बेटा कैसे आपको आदत पड़ेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इज अ फंक्शन ऑफ फ्रॉग स्किन? रेस्पिरेशन, प्रोटेक्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन, ऑल ऑफ दीज इज द आंसर, राइट। नाउ लेट अस स्टार्ट विद डाइजेस्टिव सिस्टम। इसको देखकर घबराना मत मैम, क्या अलग सी चीज है बेटा, ये फ्रॉग का खुला हुआ मुंह है, ठीक है, और सिर्फ हम मुंह देख रहे हैं। तो आ जाओ यहाँ पर सारी बात करते हैं। ये इसका अपर लिप, लोअर लिप, ये इसका खुला हुआ माउथ है ऑब्वियसली। ये जो पूरा एक रीजन है ना, जितना इसकी वाइड ओपनिंग है, इसको हम गलेट बोलते हैं। वाइड ओपनिंग जो है इसकी, दैट इज नोन एज गलेट बेटा, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो वोकल कॉर्ड की ओपनिंग दिख रही है तुमको, एंड ये यूस्टाशियन ट्यूब दिख रही है तुमको दोनों। यूस्टाशियन ट्यूब क्या होती है? कान के अंदर से ऐसे ट्यूब निकल रही है जो यहाँ फेरिंग्स में ओपन होती है। तो बहुत अच्छे से यहाँ पर तुमको यूस्टाशियन ट्यूब की ओपनिंग दिख रही है। अब देखो ये वाला जो एरिया है दो, वो आई बल्ज वाला एरिया है, क्योंकि जब इसको हमारा जो ऊपर वाला एरिया है पैलेट है वो काफी हार्ड है, तो हम खाने को अच्छे से निगल लेते हैं। इनको जब खाने को, मच्छर को, मकड़ी को, जो भी इसने खाया है उसको अगर निकलना है ना, तो इसकी आंखें अंदर की तरफ धस जाती हैं, इस एरिया में धस जाती हैं और खाना अंदर पहुंचाने में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो ये वाला एरिया, ऊपर वाला जो इसका रूफ है वो सॉफ्ट होता है। देन आगे की तरफ वोमराइन टीथ होते हैं दो, पीछे की तरफ डायरेक्टेड होते हैं, क्योंकि इसने मान लो कोई भी मतलब इंसेक्ट खा लिया। अब इंसेक्ट जो है बेटा मुंह में जाने के बाद भी अपनी जान बचाएगा, उड़ने की कोशिश करेगा, है ना, भगवान से बोलेगा भगवान आज बचा ले, आज डिनर मत बना। बट वोमराइन टीथ इसकी इच्छा पूरी नहीं होने देगा मच्छर की। वोमराइन टीथ, मच्छर फड़फड़ाता रहे तो भी वोमराइन टीथ एक केज की तरह पड़े हुए हैं और खाने को अंदर की तरफ ही भेजते हैं। ऊपर वाले जो टीथ है उसको मैक्सिलरी टीथ बोलते हैं बेटा, ठीक है। नीचे कोई टीथ नहीं होते इसके पास, ऊपर ही टीथ होते हैं, और ऊपर वाले टीथ भी इसीलिए कि खाने को अंदर रख सके। एंड बस यहाँ पर इसकी टंग है, हमारी टंग जैसे पीछे से अटैच है ना, इसकी टंग यहाँ आगे से ही अटैच्ड होती है, ठीक है, और बाहर निकल रही होती है, बहुत दूर तक जाने होते हैं, इसलिए इसकी टंग बड़ी चिपचिपी होती है, प्लस आगे से दो हिस्सों में कटी हुई होती है बेटा, बाइफिड टंग बोलते हैं उसको। सो यहाँ पर वो सारी बातें लिखी हुई है। अब आ जाओ हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की। दांत कैसे हैं इसके मैम, दांत बता दो बेटा। इसके सारे दांत सेम होते हैं, ठीक है, कोई ऐसे अलग अलग नहीं है, इंसिजर्स के नाइन्स नहीं है, सारे दांत सेम टाइप के हैं। एंड इनके दांत रूट से नहीं जुड़े हुए, एंड पॉलीफायोडोंट मतलब बार बार आते रहते हैं, टूट गए फिर आ जाएंगे, टूट गए फिर आ जाएंगे, हमारी तरह नहीं एक बार कच्चे दांत फिर पक्के दांत और फिर बुढ़ापे में जाएंगे, ऐसा नहीं है। देन इन द रूफ ऑफ द बकल कैविटी टू वोमराइन टीथ आर प्रेजेंट, ये हमने कर लिया। व्हाई इट इज प्रेजेंट? टू प्रिवेंट द प्रे फ्रॉम एस्केपिंग। वोमराइन टीथ के पास दो ओपनिंग्स होती है जिनको बेटा इंटरनल लेयर्स बोलते हैं। देखो नाक के बाहर के छेद ये हमारे भी हैं, इनके पास भी होते हैं एक्सटर्नल लेयर्स। अब आप मुंह खोलकर देखोगे फ्रॉग का तो अंदर भी दो छेद हैं, उनको इंटरनल लेयर्स बोलेंगे। द टंग इज पोस्टीरियरली बाहर की तरफ बाइफिड होती है, फ्री होती है, और माउथ के फ्लोर से जुड़ी हुई होती है बट फ्रंट की तरफ, ठीक है। द फ्री बाइलोब्ड पोस्टीरियर एंड हेल्प्स इन कैचिंग द प्रे। द बकोफेरेंजियल कैविटी ओपन्स इनटू द वाइड ओपनिंग जिसको हम गलेट बोलते हैं। इसोफिगस इज अ शॉर्ट ट्यूब जो स्टमक में ओपन होती है। स्टमक की बात करते हैं। स्टमक बेटा इसका एक वही हमारी तरह एक सैक लाइक ऑर्गन है, ठीक है, ये इसका पेट हो गया। यहाँ पर बेटा जो स्फिंक्टर है उसको हम कार्डियक स्फिंक्टर बोलेंगे, और यहाँ पर जो स्फिंक्टर है उसको पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलेंगे। स्फिंक्टर क्या होता है? जो बैकफ्लो ऑफ फूड को नहीं होने देगा। खाना एक बार पेट में आ गया तो फ्रॉग उछलता रहे, टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, उल्टा हो जाए, खाना बाहर वापस नहीं जाता है, क्योंकि ये दरवाजों की तरह काम करते हैं। ऊपर वाला जो स्फिंक्टर है वो कार्डियक रीजन में है तो कार्डियक स्फिंक्टर, ये वाला स्फिंक्टर जो इंटेस्टाइन में ओपन हो रहा है उसको हम पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं। Then it prevents the backflow of food into the esophagus. The opening of pyloric region in duodenum is guarded by pyloric sphincter. बेटा स्टमक से यहाँ ये इंटेस्टाइन के अंदर आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और ये वाला जो पार्ट है इसको हम डिओडेनम बोलते हैं। डिओडेनम के अंदर एक बार खाना आ गया वापस पेट में नहीं जाना चाहिए, ये ड्यूटी यहाँ पर लगे हुए पाइलोरिक स्फिंक्टर की होती है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर तुमको अगर मैं बताऊं तो इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है बेटा वो कुछ यहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा। ये तो बेटा देखो इसका हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, ये इसकी किडनी हो गई। यहाँ से देखो ये इसका स्टमक है और ये इंटेस्टाइन है,
ठीक है, ये पूरी पीछे से घूमी हुई होती है और यहाँ पर आपको लास्ट में क्लोएका मिलेगा। क्लोएका से अनडाइजेस्टेड फूड बाहर जाता है। देन स्मॉल इंटेस्टाइन शॉर्ट, ओवरऑल शॉर्ट होती है क्योंकि ये कार्निवोरस है, और जो बाइल जूस बना लिवर से वो इसके अंदर आएगा, पेनक्रियाटिक जूस जो बना वो भी इसके अंदर आएगा। बाइल के पास ना सोडियम बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं, क्योंकि जो पेट है वो HCl बनाता है और HCl की सिक्रीशंस को शांत कर रहा है। पेट में जो खाना है बहुत ज्यादा एसिडिक हो गया है, आगे जब वो खाना जाएगा तो वो एसिडिक नहीं होना चाहिए, तो बाइल जूस लिवर से आता है हेल्प करने के लिए, ताकि वो जो जूस है वो अल्कलाइन हो सके, अल्कलाइन या फिर न्यूट्रल हो सके बेटा, है ना। एसिड और बेस को अगर हम ऐड कर देंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा खाना। देन न्यूट्रल करना एक तो इसलिए जरूरी है कि भाई HCl से जलता हुआ खाना आया है वो आगे नहीं जा सकता, पेट में ही रहेगा वो बस। एंड पेनक्रियाज के जो जूसेस है, पेनक्रियाटिक जूस, वो एसिडिक मीडियम पे काम ही नहीं कर सकते, उनको अल्कलाइन मीडियम चाहिए। तो अल्कलाइन मीडियम करने का रीजन ये है कि एक तो खाने को न्यूट्रलाइज करो, दूसरा पेनक्रियाज जो है वो अच्छे से काम कर सके। फिर आ जाओ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, लिवर, पेनक्रियाज, ये हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, लिवर जो है ना वो बेटा इसके 3 लोब्स में डिवाइडेड होता है, सॉरी 2 लोब्स में डिवाइडेड होता है। एक लेफ्ट वाला लोब जो कि बड़ा होता है और राइट वाला लोब जो कि छोटा होता है। लिवर के नीचे गॉल ब्लैडर पड़ा हुआ है, ठीक है, एंड लिवर जो है वो बाइल बनाएगा, गॉल ब्लैडर में जाएगा, और जो डक्ट वहां से निकल रही है उसको हम बोलते हैं हेपेटिक डक्ट। हेपेटिक वर्ड इज फॉर लिवर, ऑलवेज रिमेंबर, हेपेटिक वर्ड इज फॉर लिवर। एंड सिस्टिक डक्ट जब मैं बोलूं दैट इज फॉर गॉल ब्लैडर। बाइल स्टोर होता है, ठीक है, और कंसंट्रेटेड रहता है गॉल ब्लैडर के अंदर। गॉल ब्लैडर से जो डक्ट निकलती है उसको सिस्टिक डक्ट बोलते हैं, जो कि कहाँ जा रही है, डिओडेनम के अंदर जा रही है बाइल डक्ट के नाम से। देखो अगर हम डायग्राम बनाएं तो ये हमारे पास बाइलोब्ड एक लिवर है, यहां से जो डक्ट निकली बेटा दैट डक्ट इज ऑब्वियसली हेपेटिक डक्ट, क्योंकि ये लिवर से निकली है। यहाँ नीचे इसका एजेंट पड़ा हुआ है गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर से जो डक्ट निकली इसको हम सिस्टिक डक्ट बोलेंगे, ठीक है। अब ये यहां से जो नीचे जा रही है डिओडेनम के अंदर, इसको क्या बोलते हैं हम, बाइल डक्ट। दिस इज बाइल डक्ट, क्योंकि ये बाइल जूस लेकर जा रही है तो हमने चीजों के हिसाब से उसका नाम रख दिया बाइल डक्ट। ऑन इट्स वे बाइल डक्ट जॉइंस द पेनक्रियाटिक डक्ट ऑल्सो। अब रास्ते में इसको पेनक्रियाज मिल जाता है, जाना दोनों ने डिओडेनम में ही है, तो ये पेनक्रियाज अपनी डक्ट निकालता है, पेनक्रियाटिक डक्ट हो गई। अब it finally opens into the duodenum as common hepatopancreatic duct, ठीक है। यहाँ पर मान लो duodenum है, अब ये दोनों यहाँ पर एक जगह ही जा रही हैं तो कहती है चलो चलो सखी साथ साथ चलते हैं। तो अब ये जो डक्ट है जो पेनक्रियाज की भी है और बाइल की भी है, इसको हम बोलते हैं हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट। तो ये डक्ट के नाम ज्यादा हो गए इसलिए तुम घबरा जाते हो, बट बेटा मीनिंग से याद करोगे तो बहुत ही आसान है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। पेनक्रियाज की बात करें तो ये एक लीफ जैसा ऑर्गन होता है, स्टमक के पीछे होता है बेटा, एंड ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों नेचर से काम करता है। जो इसके लॉब्यूल्स होते हैं वो तो पेनक्रियाटिक जूस बना रहे हैं, एक्सोक्राइन नेचर, क्योंकि वो डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करते हैं। बट पेनक्रियाज के अंदर आइलेट्स, पेनक्रियाज के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिनको, वो मुझे करंट लगा, पेनक्रियाज के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम पेनक्रियाज या आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस बोलते हैं, जो कि बेटा एंडोक्राइन पार्ट प्ले करते हैं, ठीक है। दे सीक्रेट द हार्मोन इंसुलिन एंड ग्लूकागन। इनके पास भी देखो हमारी तरह इंसुलिन और ग्लूकागन बन रहा है। अगर डाइजेशन की बात करें, जैसे ही खाना मुंह में गया अच्छे से चबाया जाएगा और बेटा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से वो पेट में डाला जाएगा। पेट में जाने के बाद हमारी तरह जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इसके पास होते हैं, हमारी तरह इसके पास भी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, वो गैस्ट्रिक जूस बनाएंगे। क्या गैस्ट्रिक जूस बनेगा बताओ यार, पेट में HCl बनता है, इसके पेट में भी HCl बनेगा। HCl जर्म्स वर्म्स को मार देगा और दूसरा पेप्सिनोजेन जो इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा है उसको पेप्सिन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन जो बेटा कीड़े मकोड़ों में तो बहुत सारा प्रोटीन होता है, तो वो सारा प्रोटीन फ्रॉग को लेना है, तो उस प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, कन्वर्ट्स प्रोटीन्स, प्रोटीएजेस एंड पेप्टोन्स, प्रोटीन्स इनटू प्रोटीएजेस एंड पेप्टोन्स, यानी कि उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देगा। कार्बोहाइड्रेट और फैट का पेट में कुछ भी नहीं होता है बेटा, क्योंकि यहाँ पर कोई एंजाइम्स ही नहीं पड़े हुए हैं। स्टमक में फूड को काफी लंबे टाइम तक रखा जाता है। स्टमक के अंदर भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, तो चर्निंग मतलब बिल्कुल ऐसे मिक्स होना बेटा। एंड
क्योंकि खाना जो है अच्छे से स्टमक में मिलाया जा रहा है। नाउ द फूड इज वेरी एसिडिक, इसको हम काइम बोलते हैं। काइम डिओडेनम के अंदर जाना चाहता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर खुलेगा, डिओडेनम के अंदर आ जाएगा। डिओडेनम के अंदर बाइल आ रहा है और पेनक्रियाटिक जूस आ रहा है, दोनों की सीक्रेशंस आ रही है। बाइल का सोडियम बाइकार्बोनेट न्यूट्रलाइज कर रहा है और इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स में हेल्प कर रहा है। इमल्सिफिकेशन मतलब बड़े बड़े फैट के टुकड़ों को छोटे छोटे फैट के टुकड़ों में ब्रेक कर देना, ताकि पेनक्रियाज जो अपने साथ एंजाइम्स लाया है फैट को डाइजेस्ट करने के लिए, वो बहुत आसानी से फैट के ऊपर काम कर सके। फैट के ना बड़े लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, एंजाइम सीधा उस पर काम नहीं कर सकता, तो बाइल जूस का काम ही यही है कि फैट्स के छोटे छोटे टुकड़े कर दे। एंड इट ऑल्सो इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर डाइजेशन ऑफ लिपिड बाइल डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम्स। ऑलवेज रिमेंबर बेटा कि बाइल जूस के अंदर एंजाइम्स नहीं होते हैं, इकलौता ऐसा जूस है जिसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं। पेनक्रियाटिक जूस की अगर हम बात करें तो पेनक्रियाटिक जूस में क्या हो रहा है, इट हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। पेनक्रियाटिक अमाइलेज है, ट्रिप्सिनोजेन है, काइमोट्रिप्सिनोजेन है और लाइपेज है। अब पेनक्रियाटिक अमाइलेज क्या करता है, अमाइलेज हमेशा किसको डाइजेस्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को। तो पेनक्रियाटिक अमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। ट्रिप्सिनोजेन प्रोटीन्स के लिए पड़ा है, बट ट्रिप्सिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म में है, तो एक्टिवेट होता है ट्रिप्सिन के अंदर विद द हेल्प ऑफ एंटेरोकाइनेज एंजाइम, जो कि इंटेस्टाइन में पड़ा हुआ था, ठीक है। इंटेस्टाइन ने अपना एक एंजाइम भेजा एंटेरोकाइनेज टू एक्टिवेट ट्रिप्सिनोजेन। ये इनएक्टिव इसलिए पड़े होते हैं क्योंकि हमारी बॉडी के सेल्स में भी प्रोटीन्स है। अगर ये ऑलरेडी एक्टिव स्टेट में पड़े रहेंगे बेटा, तो हमारी बॉडी के सेल्स की प्रोटीन्स को ही डाइजेस्ट करने लग जाएंगे, हम ही मर जाएंगे उससे। तो वी वांट कि खाने के प्रोटीन्स को ही डाइजेस्ट करे, इसलिए हम इसको इनएक्टिव रखते हैं। एक्टिव ट्रिप्सिन कन्वर्ट कर देगा काइमोट्रिप्सिनोजेन को। काइमोट्रिप्सिन में ये सारे एंजाइम्स जो ट्रिप्सिन वाले, ये प्रोटीन्स को पकड़ते हैं, प्रोटीएजेस में ब्रेक करते हैं, पेप्टॉन्स में ब्रेक करते हैं और पेप्टाइड्स में ब्रेक करते हैं। बेटा ये सारे ना प्रोटीन्स के छोटे छोटे टुकड़े हैं, ठीक है। प्रोटीन सबसे बड़ी फॉर्म, अमीनो एसिड सबसे छोटी फॉर्म, बीच में जो प्रोटीएजेस आ गया है, पेप्टॉन्स आ गया है, पेप्टाइड्स आ गया है, इसकी छोटी छोटी फॉर्म्स होती हैं। लाइपेज ब्रेक होता है फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल के अंदर। इंटेस्टिनल जूस अब आएगा लास्ट में अपना काम करने के लिए। उसने एंटेरोकाइनेज भेज दिया था, काइमोट्रिप्सिन को एंटेरोकाइनेज भेज दिया था ट्रिप्सिनोजेन को एक्टिवेट करने के लिए। बेटा इरिप्सिन है, इरिप्सिन अलग अलग प्रोटीन्स को तोड़कर फाइनली अमीनो एसिड्स में ब्रेक कर देता है। जो माल्टेज है वो दो ग्लूकोज जो बन गए, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स या स्टार्च जो दो ग्लूकोज के टुकड़े में बना है। माल्टोज क्या होता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ठीक है। तो अभी माल्टोज को और ज्यादा तोड़ना है। माल्टोज को कौन तोड़ेगा, माल्टेज एंजाइम तोड़ेगा, ठीक है। और लाइपेज एंजाइम बचे हुए फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में ब्रेक कर देगा। एब्जॉर्प्शन की अगर हम बात करें, द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन आर एब्जॉर्ब्ड बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन बिकॉज इट इज हाईली वैस्कुलर। अब बेटा जो इसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, जैसे हमारे अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन थी, ऐसे इसकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर विलाय लाइक स्ट्रक्चर है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स जिसको हम विलाय बोलते हैं, ठीक है। इसके ऊपर माइक्रो विलाय भी पड़े हुए होते हैं, यानी कि और छोटे विलाय। तो यहाँ पे अच्छा खासा ब्लड वेसल्स का सप्लाई हो रहा है। ब्लड वेसल के अंदर तो ग्लूकोज और प्रोटीन्स, मतलब अमीनो एसिड्स और ग्लूकोज ब्लड वेसल में चला जाएगा। बेटा याद रखना कि यहाँ एक विलाय में स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लेक्टील बोलते हैं, लेक्टील। ये एक लिम्फेटिक वेसल है जो सिर्फ और सिर्फ फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल को रिसीव करने आती है, ठीक है। ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स एंड वाटर आर ट्रांसपोर्टेड या एंटर्स विलाय एंड माइक्रोविलाय, जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है बेटा। इन एडिशन द एब्जॉर्ब ब्लड कैपिलरीज व्हाइल लिपिड्स आर एब्जॉर्ब बाय द लेक्टील्स। सो व्हाट आर लेक्टील्स, इट इज अ टाइप ऑफ लिम्फेटिक वेसल जो स्पेशली फैटी एसिड्स को रिसीव करने आई है बेटा। फैटी एसिड्स डायरेक्टली ब्लड में नहीं जाएंगे। इजेशन, जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो होता क्या है कि जो इसका पूरा ऐसे मान लो इंटेस्टाइन है, तो इंटेस्टाइन से जो खाना है, ठीक है, वो लास्ट में रेक्टम के अंदर आ गया, बट रेक्टम से बेटा वो फिर ओपन होता है क्लोएका के अंदर, ठीक है। क्लोएका के अंदर ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये क्लोएका है, ये रेक्टम है। तो रेक्टम तो आ गया, रेक्टम के बाद खाना क्लोएका में, और क्लोएका से बाहर ये जो अपर्चर है इसको हम क्लोएकल अपर्चर बोलते हैं। देन आ जाओ रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर। बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम बेसिकली 3 टाइप से ये रेस्पिरेशन करता है, क्यूटेनियस, पल्मोनरी एंड बकोफेरेंजियल।
क्यूटेनियस को हम, अच्छा एक पॉइंट और इसके स्मॉल इंटेस्टाइन में याद रखना बेटा, इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन में जेजुनम एब्सेंट होता है। जैसे हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है दैट इज डिवाइडेड इनटू डियोडेनम, जेजुनम एंड इलियम। इसके पास जेजुनम एब्सेंट होता है, सिर्फ डियोडेनम है और इलियम है, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा है? क्यूटेनियस, यानी कि स्किन से रेस्पिरेशन हो रही है, 3 जगह से हो रही है। बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन, बेटा सोचो माउथ ओपन हो रहा है और जो बकोफेरेंजियल कैविटी है वहां पर भी रेस्पिरेशन हो रहा है, और बेटा पल्मोनरी या फिर लंग से रेस्पिरेशन हो रही है। जो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होती है वो बहुत ही इसकी स्किन से होती है, स्किन इसकी काफी थिन है, मॉइस्ट है और हाईली वैस्कुलराइज्ड है, यानी कि ब्लड वेसल्स का अच्छा खासा सप्लाई है। और बेटा इट इज ऑलवेज कैरिड आउट, क्योंकि ये स्किन से कभी रेस्पिरेशन को रेगुलेट नहीं कर सकता, तो इट विल बी कैरिड आउट ऑल द टाइम, स्पेशली ड्यूरिंग हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन। उस टाइम तो बेटा क्या ही वो लंग से रेस्पिरेशन करेगा, क्या ही वो बकोफेरेंजियल कैविटी से रेस्पिरेशन करेगा, स्किन से ही गैसेस का एक्सचेंज करता है जब वो स्लीप में चला जाता है। बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन लैंड पर हो रही है, एयर एंटर करती है नाक के बाहर वाले छेद से, फिर नाक के रास्ते में गई नेजल चेंबर, और फिर गई बेटा अंदर वाले छेद के पास इंटरनल लेयर्स, फिर एंटर कर गई बकोफेरेंजियल कैविटी के अंदर। एंड द होल प्रोसेस इज रेगुलेटेड बाय 2 सेट ऑफ मसल्स, जिसको हम बोलते हैं स्टर्नोहाइल मसल्स और पेट्रोहाइल मसल्स, ठीक है। स्टर्नोहाइल और पेट्रोहाइल मसल्स। देखो बेटा, अगर मैं फ्रॉग का डायग्राम बनाकर तुमको ये बात समझाऊं, तो हम साइड में से मान लो फ्रॉग को देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर है हायोइड अपैरेटस, जो कि एक बोन होती है, फ्रीली प्लेस्ड बोन होती है। यहाँ पर बेटा इसकी स्टर्नम है, और आंखों के पास पड़ा हुआ होता है टिम्पैनम, ठीक है ना। आंखों के पास पड़ा होता है, ये आईज है, तो ये क्या है? टिम्पैनम, ईयरड्रम बेसिकली, ठीक है। ये इसकी हायोइड एरिया है, हायोइड अपैरेटस, और ये है बेटा इसकी स्टर्नम। स्टर्नम क्या होती है? फ्रंट में जो बोन होती है, जैसे हमारे यहाँ पे भी स्टर्नम है जिसको हम डैगर बोन बोलते हैं, जहां से रिब्स निकल रहे हैं बेटा, ठीक है। अब 2 मसल्स हैं, कौन कौन सी? स्टर्नोहाइल मसल्स और पेट्रोहाइल मसल्स। जो स्टर्नोहाइल मसल्स है वो नीचे हैं, किसके बीच में? बेसिकली स्टर्नम और हायोइड अपैरेटस के बीच में। तो ये है तुम्हारी स्टर्नोहाइल मसल्स। और ऊपर वाली जो मसल्स हैं, जो टिम्पैनम एरिया और हायोइड अपैरेटस के बीच में है, उसको हम बोलते हैं पेट्रोहाइल मसल्स। ऑडिटरी कैप्सूल मतलब ये टिम्पैनम, ठीक है। तो यहां पर 2 तरीके की मसल्स हैं, स्टर्नोहाइल मसल्स एंड पेट्रोहाइल मसल्स। अब ध्यान से सुनना, ये इसका माउथ है, इसका माउथ खुलेगा, ये जो एरिया है इसको हम बकोफेरेंजियल कैविटी बोलते हैं। अगर मुझे ये वाला एरिया रिड्यूस करना है, नीचे की तरफ लेकर जाना है, इसको हम क्या बोलेंगे? बकल कैविटी। अगर मुझे बकल कैविटी को नीचे लेकर जाना है, पहली बात नीचे लेकर क्यों जाना है? बेटा मुझे इस जगह का ना वॉल्यूम इंक्रीज करना है, ज्यादा जगह बढ़ानी है, वॉल्यूम बढ़ाना है। वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर कम होगा, दिस इज बॉयल्स लॉ। वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर कम होगा। अब मैम अंदर आप मुंह के प्रेशर कम करके क्या कर लोगे? बेटा मुझे बाहर एयर को मजबूर करना है इसकी नाक में एंटर करने के लिए। एयर क्यों जाएगी इसके अंदर? हम एयर को फोर्स कराते हैं, हम प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करा देते हैं। एयर विल मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो हम क्या करते हैं अपने अंदर, हम भी ऐसा काम करते हैं, हमारे लंग्स में करते हैं ये चीज। ये बकोफेरेंजियल कैविटी में कर रहे हैं पहले ये काम। ये बकल कैविटी को नीचे कर देते हैं ताकि वॉल्यूम इंक्रीज हो सके एंड एयर अंदर आ सके। तो ये हमने यहाँ इंस्पिरेशन में लिखा है, जब भी आपको वॉल्यूम इंक्रीज करना है, यानी कि स्टर्नोहाई, ये देखो बकल कैविटी को का जो फ्लोर है उसको नीचे लेकर आना है, तो बेटा ये जो स्टर्नोहाइल मसल्स हैं, ये पिंक वाली, ये क्या करेंगी? कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। ऑलवेज रिमेंबर दिस वन फंडा, दैट स्टर्नोहाइल विल कॉन्ट्रैक्ट। ये सिकुड़ जाएगी, छोटी हो जाएगी। इसके छोटे से होने से क्या होगा? ये बकल कैविटी वाला जो रास्ता है ये नीचे की तरफ आ जाएगा। और अगर मुझे बकल कैविटी को ऊपर की तरफ रेज करना है या रिलैक्स करना है, वापस उस पोजीशन पे लाना है, तो फिर मैं पेट्रोहाइल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर दूंगी। अभी मुझे बकल कैविटी को लो करना है, लोअर करना है, नीचे की तरफ लेकर जाना है, तो स्टर्नोहाइल कॉन्ट्रैक्ट करेगी। यहां पर आ जाओ,
जैसे ही स्टर्नोहाइल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, फ्लोर ऑफ बकल कैविटी इज लोवर्ड, वॉल्यूम इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज, एयर एंटर कर गई, इंस्पिरेशन हो गया। एक्सपिरेशन में क्या होता है, अब मुझे वापस अंदर वॉल्यूम कम करनी है, प्रेशर जिससे ज्यादा हो जाए, हाई प्रेशर है, एयर बाहर चली जाएगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव हो जाएगा। बट उसके लिए मुझे क्या करना है, बकल कैविटी जो नीचे करी थी उसको वापस ऊपर लेकर जाना है। तो उसके लिए मुझे पेट्रोहाइल यानी कि ऊपर वाली को कॉन्ट्रैक्ट कराना पड़ेगा, बकल कैविटी का जो फ्लोर है वो ऊपर उठ जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और एयर एग्जिट कर जाएगी नाक के थ्रू। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लुक इनटू दिस। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो ये बकल कैविटी का फ्लोर है। ठीक है, यहाँ सिर्फ अभी ना इस एरिया में देखना, पीछे मत देखना। ये इसकी नाक है बेटा, और यहाँ पर क्या हुआ, बकल कैविटी का जो फ्लोर है वो नीचे किया जा रहा है। कैसे नीचे किया जा रहा है, बेसिकली यहाँ पर स्टर्नोहाइल जो मसल्स थी, मैं स्टर्नोहाइल को SM लिख देती हूँ, SM कॉन्ट्रैक्ट्स, SM कॉन्ट्रैक्ट्स। ये किस टाइम हो रहा है, इंस्पायरेशन के दौरान, यानी कि जब सांस अंदर ली जा रही है। एक्सपायरेशन में आ जाओ, एक्सपायरेशन में क्या करना है, एक्सपायरेशन में मुझे बकल कैविटी का जो फ्लोर है वो वापस ऊपर लेकर जाना है। तो इस टाइम पे स्टर्नोहाइल मसल्स तो रिलैक्स कर जाएंगी, पर ऊपर लगी हुई जो पेट्रोहाइल मसल्स है जिसको मैं PM लिख रही हूं बेटा, वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। तो पेट्रोहाइल मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से बकल कैविटी ऊपर आ गई है। तो ये फंडा याद हो गया। अब मैम ये और ये वाले डायग्राम्स किस लिए हैं बेटा, ये है आपके पल्मोनरी रेस्पिरेशन के लिए। देखो जो लंग्स से रेस्पिरेशन होता है, लंग्स इसके बहुत थिन है, इलास्टिक लाइक स्ट्रक्चर है, गुब्बारे जैसे स्ट्रक्चर है। सेप्टा फ्रॉम वॉल ऑफ लंग्स अराइजेस, इट डिवाइड्स द कैविटी ऑफ लंग्स इनटू स्मॉल कैविटीज। बेटा इसके पास भी एल्वियोला है हमारी तरह, और जो इसकी एल्वियोला की वॉल है उसमें बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई, ब्लड कैपिलरीज का सप्लाई है। ठीक है, अब देखो ये जो हमने अभी डिस्कस किया था ना, ये तो था इसका बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन, जो ये इस एरिया से करता है। ठीक है, इस एरिया से करता है। बट अगर तुम ध्यान से देखो तो ये जो पीछे वाला एरिया है ना बेटा, ये है इसके लंग्स। तो ये क्या करता है, स्किन से तो रेस्पिरेशन कर ही रहा है, ये रेस्पिरेशन बकोफेरेंजियल कैविटी से कर रहा है और लंग्स से भी कर रहा है, बट दोनों अलग अलग नहीं हो रहे हैं। बकोफेरेंजियल कैविटी ने पहले किया, अपने अंदर सारा एक्सचेंज कर लिया, फिर आगे लंग्स में हवा को भेज दिया। उसके लिए अलग से नाक मुंह नहीं खोलेगा बेटा, तुरंत जब एयर बकोफेरेंजियल कैविटी में आ गई है और यहां से एक्सचेंज हो गया है, फिर ये एयर आगे लंग्स में भी चली जाएगी, आगे पल्मोनरी रेस्पिरेशन करने के लिए। ठीक है, तो देखो अब पहले ये हो गया है, एयर अंदर आ चुकी है, एयर अंदर आ चुकी है, स्टर्नोहाइल कॉन्ट्रैक्ट कर चुकी है, ये बकल कैविटी लोअर हो चुकी है, वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज करा दी, प्रेशर कम हो गया, तो फ्रेश एयर मजबूर हो गई हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करने के लिए। ठीक है, अब हमें ये एयर को आगे धक्का देना है, कहां, लंग्स के अंदर। तो अभी लंग्स देखो इसके कैसे पिचके लग रहे हैं, तो अब हमें यहां से यहां एयर को मूव कराना है। ये क्या है, ग्लॉटिस, ग्लॉटिस अभी क्लोज्ड है। तो बेसिकली अगर मुझे यहां से यहां एयर को मूव कराना है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो मुझे फिर से बॉयल्स लॉ लगाना पड़ेगा। यहां पर फिर से मुझे वॉल्यूम कम करनी पड़ेगी, यहां पर अब मुझे फिर से हाई प्रेशर करना पड़ेगा, ताकि हाई प्रेशर से लो प्रेशर लंग्स के अंदर हवा चली जाए। तो बेटा इसके लिए क्या करना है मुझे, यहां पर फिर से आपकी पेट्रोहाइल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ऊपर वाली कॉन्ट्रैक्ट करेगी, पेट्रोहाइल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो बकल कैविटी देखो ऊपर आ गई। बट अब तुम कहोगे मैम हवा तो बाहर निकल जाएगी। बेटा जो यहाँ पर हो रहा था, बेसिकली यहाँ पे देखो हवा बाहर निकल रही है, बट ये बहुत चालू है, इसको पता है इसको लंग्स में हवा भेजनी है। अगर ये अपनी नाक खोल के रखेगा, इसने अंदर वॉल्यूम कम कर दिया, प्रेशर ज्यादा है, एयर तो बाहर भागेगी। बट ही इज वेरी स्मार्ट, इसने अपने नॉस्ट्रिल्स को क्लोज्ड रखा है, क्योंकि इसको पता है अभी इसने यहां पर तो हाई प्रेशर क्रिएट कर दिया, पर अब इसको नीचे लंग्स में हवा भेजनी है। तो अब ये लंग्स में भेज देगा, लंग्स देखो फूल गए बिल्कुल। ठीक है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूवमेंट हो गई एयर की। अब यहाँ पर एक्सपिरेशन हो चुका है, अब बारी आ गई एक्सपायरेशन की। अब बेटा यहाँ पर एक्सपायरेशन के लिए क्या करा इसने, लंग्स जो है वो सिकुड़ जाते हैं और बाहर की तरफ ग्लॉटिस ओपन हो जाएगा, लंग्स बाहर हवा भेज देगा बकोफेरेंजियल कैविटी के अंदर। अच्छा डायरेक्टली नहीं भेजता है, फिर से यहाँ पर मजबूर किया जाता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब तुम समझ गए होगे, हाई प्रेशर एयर का यानी कि मैम वॉल्यूम कम करो, वॉल्यूम कम होनी चाहिए। बेसिकली नाउ व्हाट हैपेंस, बकल कैविटी को फिर से नीचे लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ की वॉल्यूम बढ़ाते हैं,
ठीक है, यहाँ की वॉल्यूम बढ़ाते हैं, यहाँ का प्रेशर कम कर देते हैं, तो हमें पता है मजबूरन हाई प्रेशर टू लो प्रेशर क्रिएट होगा। यहाँ की वॉल्यूम फिर से बढ़ाने के लिए बकल कैविटी को नीचे ले आओ, यानी कि स्टर्नोहाइल मसल्स को फिर से कॉन्ट्रैक्ट करा दो। स्टर्नोहाइल कॉन्ट्रैक्ट कर गई, बकल कैविटी की वॉल्यूम इंक्रीज हो गई। अब यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो गया, लंग से हवा फटाफट यहाँ आ गई। ध्यान रखना पूरा टाइम जब लंग्स का रेस्पिरेशन चल रहा है ना, तो नॉस्ट्रिल्स क्लोज है, नहीं तो यार बाहर भाग जाएगी ना बेटा। अब क्या हुआ, अब इसको यहां से हवा बाहर भेजनी है, तो फिर से पेट्रोहाइल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, बकल कैविटी ऊपर, हाई प्रेशर, बाहर चली गई लो प्रेशर। ठीक है, तो इट इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज जस्ट लेंदी। एक बार तुम्हें सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि वॉल्यूम इंक्रीज करानी पड़ेगी ताकि प्रेशर कम हो सके, और दूसरा अगर बकल कैविटी को नीचे लेकर जाना है तो स्टर्नोहाइल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, अगर बकल कैविटी को ऊपर लेकर जाना है तो पेट्रोहाइल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी। बस इस चीज को ध्यान रखोगे तो तुमको सब समझ में आ जाएगा। ये हो गया बेटा रेस्पिरेशन। ठीक है, ये मैं तुमको बता चुकी हूं, अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं एक बार भी तो आप नोट्स बना सकते हो। अब आ जाओ इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऊपर। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, बॉडी से वेस्ट रिमूव करना। बेटा ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसका एक्सक्रीटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम ना काफी हद तक हमें साथ साथ पढ़ना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा बहुत कनेक्शन है इसके बीच में। दे आर इंटरकनेक्टेड एंड दे रिप्रेजेंट द यूरिनोजेनाइटल सिस्टम। यहां से क्वेश्चन आता है, देखो यूरिनो एक्सक्रीटरी सिस्टम यूरिन बनाएगा, जेनाइटल सिस्टम क्योंकि यहाँ पर गोनाड्स भी मतलब कनेक्टेड है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कनेक्टेड है, तो यूरिनोजेनिटल सिस्टम हम इसको बोलते हैं। यूरिया वेस्ट इनके एडल्ट्स में होता है, बट जो इसके टैडपोल हैं जो पानी में रहते हैं वो अमोनिया बनाते हैं। बेटा किडनी के ऊपर फैट बॉडीज होती है जो फैट को स्टोर करती है, ये फैट इनको सोने के टाइम पर सर्दियों और गर्मियों में हेल्प करता है। यूरिथ्रा फ्रॉग के अंदर एब्सेंट ही होती है। ठीक है, यूरिथ्रा जो हमारे अंदर मेल और फीमेल में होगी इसके अंदर एब्सेंट ही होती है। आगे आ जाओ, सारी चीजें लास्ट में किस में ओपन होती हैं, इनटू क्लोएकल अपर्चर। ठीक है, लास्ट में सब कुछ कहाँ ओपन होता है बेटा, क्लोएका के अंदर ओपन होता है, जिसको हम क्लोएका का लास्ट का जो एग्जिट है उसको हम क्लोएकल अपर्चर बोलते हैं। यूरिनरी ब्लैडर जो प्रेजेंट है वो क्लोएका के फ्रंट में प्रेजेंट है। देखो बेटा क्या होता है, ये है हमारा क्लोएका, हमारा मतलब हमारा नहीं फ्रॉग का। ठीक है, अब जो यूरिनरी ब्लैडर है ना वो यहाँ ऐसे क्लोएका के फ्रंट में अटैच्ड होता है बेटा, लाइक दिस इज यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरिनरी ब्लैडर है। तो हमारे अंदर क्या होता है, बेसिकली ऊपर यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, यूरेटर से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर यूरिथ्रा है, यहाँ से यूरिन निकल जाएगा। यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर होता है, इनमें ऐसा नहीं है। अगर क्लोएका भर गया और जगह नहीं है तब वो यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन डालता है, और फिर जब क्लोएका खाली हो गया यूरिनरी ब्लैडर से अपने अंदर यूरिन लेकर निकलेगा तो बेटा यहीं से क्लोएकल अपर्चर से। ठीक है, देन किडनी है इसके पास, बहुत बढ़िया, डार्क रेड कलर की होती है, elongated पेयर स्ट्रक्चर ऑन बोथ साइड्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम इन द एब्डोमिनल कैविटी। बेटा जैसे हमारे पास है एब्डोमिनल कैविटी में, सेम इसके पास है। जो वेंट्रल सरफेस है ना किडनी का, उसके ऊपर एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये किडनी है डार्क रेड कलर की, तो इसके आगे की तरफ ऐसे एड्रिनल ग्लैंड्स पड़े हुए हैं, एंड दोनों किडनीज के ऊपर यहाँ पर ऐसे फैट बॉडीज होती है जो कि फैट स्टोर करके रखती है। अभी फुल डायग्राम भी दिखाऊंगी। किडनी के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन्स हैं, ये कह रहे हैं लगभग 2000 नेफ्रॉन्स होते हैं। नेफ्रॉन्स को ही यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी बोलते हैं, जो किडनी की फंक्शनल यूनिट है। हर एक नेफ्रॉन डबल वॉल्ड कप शेप्ड स्ट्रक्चर बोमेंस कैप्सूल से बनी है, उसमें से कैपिलरीज आ रही हैं जस्ट लाइक अस, जिसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। और बेटा इसके पास भी मैल्फिगियन कैप्सूल है, ठीक है, बोमेंस कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस इज कलेक्टिवली नोन एज मैल्फिगियन कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल एक लंबी सी ट्यूब के अंदर आता है, वो जो ट्यूब है वो यूरिन फॉर्म करती है और अल्टीमेटली यूरेटर के अंदर यूरिन डाल देती है। नेफ्रॉन क्या डिफरेंस है फिर, बस इसके पास ना लूप ऑफ हेनले नहीं होता है, डज नॉट हैव लूप ऑफ हेनले, वी हैव लूप ऑफ हेनले, इसके नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले नहीं है। एंड वो क्या कह रहा है, जो किडनी का वेंट्रल सरफेस है उसके ऊपर कुछ और स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम नेफ्रोस्टोम्स बोलते हैं बेटा। तो ये जो नेफ्रोस्टोम्स है ना, जो भी वेस्ट बेसिकली बॉडी के फ्लूइड में घूम रहा है वो नेफ्रोस्टोम से आ जाएगा और सीधा रेनल वेन के अंदर डाल दिया जाएगा। यानी कि नेफ्रोस्टोम एडिशनली काम कर रहे हैं कि नेफ्रोस्टोम ने देखा भाई यूरिया घूम रहा है सीलोम के अंदर या अमोनिया घूम रहा है सीलोम के अंदर, बॉडी फ्लूइड के अंदर, तो वहां से वो सीधा कचरा उठा लेगा और रेनल वेन के अंदर डाल देगा। ठीक है, चलो ये भी किडनी के अंदर ही पड़े हुए हैं। अगर तुम ध्यान से देखो यहाँ पर बेटा देखो नेफ्रोस्टोम्स पड़े हुए हैं, ये पूरा यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, ये नेफ्रोस्टोम्स हैं। यहाँ पर जो सारा लिक्विड आ रहा है, फ्लूइड आ रहा है सीलोम, वो डायरेक्टली बेटा यूरिया कलेक्ट करके रेनल वेन के अंदर डाल सकता है।
Ureter open into cloaca and carries urine from the kidney of its outside to the cloacal chamber. In female, the ureters carry only the, बेटा आओ इसको ना डायग्राम से समझते हैं बहुत अच्छे से। सीधा ना मैं आपको यहाँ पर लेकर आ रही हूँ, ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और सीधा मेल डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जो तुमको डार्क रेड कलर की दिख रही है ऑब्वियसली इट इज किडनी, पेयर ऑफ किडनी, ठीक है। अब ये जो आपको यहाँ से जो दिख रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, फैट बॉडीज है। और बेटा ध्यान से सुनना, ये है इसकी टेस्टिस। तो हम क्यों बोल रहे थे दैट इट इज इंटरकनेक्टेड, बिकॉज सी टेस्टिस बिल्कुल किडनी के साथ अटैच्ड है। इतना ही नहीं, टेस्टिस के अंदर से यहाँ पर स्पर्म्स बनेंगे। बेटा टेस्टिस में से ट्यूब्स निकल रही होती हैं, इन ट्यूब्स को हम वासा फ्रेंशिया बोलते हैं, जो ह्यूमंस में भी होती है। और वासा फ्रेंशिया यहाँ नीचे निकलता है इसके अंदर, ठीक है, यहाँ पर इस वाले डायग्राम में देखो ये वासा फ्रेंशिया है और यहाँ पर बेटा एक कैनाल जा रहा है जिसको हम बिडर्स कैनाल बोलते हैं। तो बेसिकली हुआ क्या, जो टेस्टिस ने स्पर्म्स बनाए वो वासा फ्रेंशिया से निकले और बिडर्स कैनाल में आ गए। बिडर्स कैनाल से यहाँ पर ये क्या जा रही है, यूरेटर्स जा रही हैं। यूरेटर, ठीक है, अभी यूरेटर्स लिख रही हूँ। यूरेटर्स में क्या चले गए, स्पर्म्स चले गए। पर ये है तो किडनी के अंदर ही, रास्ता तो किडनी के अंदर से ही जा रहा है। किडनी बेटा यूरिन भी बनाएगी, तो यहाँ से यूरिन भी जा रहा है, तो यूरिन भी जा रहा है, स्पर्म्स भी जा रहे हैं। तो इसको ये नाम ना दे करके हम देते हैं यूरिनोजेनिटल डक्ट, बट दिस हैपेंस ओनली एंड ओनली इन मेल्स। इसको हम सिर्फ मेल्स में नाम देते हैं कि भाई मेल्स में यूरिन और स्पर्म एक ही रास्ते से जा रहे हैं, जिसको हम यूरिनोजेनिटल डक्ट का नाम देते हैं। बिडर्स कैनाल वर्ड याद रखना, बिडर्स कैनाल किडनी के अंदर होता है और बिडर्स कैनाल के थ्रू ही वेस्ट जा रहा है आगे, ठीक है, और स्पर्म्स भी जा रहे हैं। अब ये देखो यूरेटर्स किस में ओपन हो रहे हैं, ये रेक्टम है, रेक्टम, रेक्टम किस में ओपन हो रहा है, ये ऑरेंज कलर का है, क्लोएका, क्लोएका के अंदर ओपन हो रहा है और ये है क्लोएकल अपर्चर। यूरिनरी ब्लैडर देखो क्लोएका के वेंट्रल सरफेस पर अटैच्ड है, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर बेटा एड्रिनल ग्लैंड्स भी दिखाए हुए हैं। तो ये तो थी सिर्फ मेल्स की बात। अगर मैं फीमेल्स की बात करूं तो फीमेल्स में यूरिनोजेनिटल डक्ट नहीं बोलेंगे, क्योंकि फीमेल्स ने बिल्कुल वेरी सोफिस्टिकेटेड, वेरी क्लीन मेंटेन करके रखा है, अलग अलग रास्ता रखा है, ठीक है। याद कराने का तरीका ऐसा कुछ है नहीं, कहीं तुम ऑफेंड हो जाओ कि मैम आप ऐसे क्यों बोल रहे हो। देखो ये पिंक कलर की सुंदर सुंदर क्या है, किडनीज है, ठीक है। अब यहाँ किडनी के अंदर कोई ऐसा स्पेशल कनेक्शन नहीं है, किडनी के अंदर से एग नहीं जाएंगे। 2500 से 3000 जितने भी अंडे बन रहे हैं वो किडनी के अंदर से होकर नहीं जाते हैं। किडनी के नीचे से यहाँ से देखो यूरेटर्स निकल रही हैं, तो किडनी फर्स्ट मतलब यूरिन बनाएगी, क्लोएका के अंदर डालेगी और क्लोएकल अपर्चर से बाहर आ जाएगा। बट ये जो दिख रही है ना तुमको यहाँ पर ऐसे राउंड बड़ी ऐसे अजीब सी बॉडीज, ये है बेटा ओवरी। कनेक्टेड जरूर है, अभी मैं तुमको लेयर बताऊंगी। टेस्टिस और किडनी दोनों अपनी आउटर लेयर्स को कनेक्ट करके रखता है, ठीक है, उसको हम पेरिटोनियम बोलते हैं, वो उसको अभी मैं बताती हूँ, उसको अभी छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। ओवरी ने यहाँ पर क्या किया, जुड़ी तो हुई है टेस्टिस से, बट ये ओवरी एग्स बनाती है, ठीक है। और ये एग्स जो है ये ऊपर यहाँ जो ओविडक्ट दिख रहा है तुमको, ठीक है, ये ओविडक्ट का एक फर्स्ट एरिया है, यहाँ से ओविडक्ट ओपन होगा, तो अंडे बेटा यहाँ से निकल के ओविडक्ट में जाएंगे। ये ट्यूब दिख रही है तुमको, ये पूरी तुम्हारी ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब है और ये लास्ट में ओपन होती है अगेन देखो क्लोएका के अंदर। तो यहाँ पर एग्स का रास्ता अलग है और यूरिन का रास्ता अलग है, सिंपल, रास्ता इज डिफरेंट हियर। यहाँ सेम देखो ओविडक्ट जा रही है और ये किस में ओपन हो रही है, क्लोएका के अंदर। सो यहाँ पर यूरिनोजेनिटल डक्ट बोलने की गलती मत करना, द यूरिन पैसेज एंड एग पैसेज इज डिफरेंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनता है एक्चुअली यहाँ पर मेल और फीमेल में क्या मेजर डिफरेंसेस हैं, हम क्यों यूरिनोजेनिटल डक्ट नहीं बोल सकते, यहाँ पर हमने छोड़ दिया था। आ जाओ, इन फीमेल फ्रॉग यूरेटर्स कैरी ओनली द यूरिन, while in male frogs they carry both sperms and urine at the cloacal chamber, ठीक है। hence in males the ureter is known as urinogenital duct, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, अब तुमको रीजन अगर पूछा जाए कि क्यों बोला जाता है तो तुमको पता होना चाहिए। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने टेस्टिस देखे बेटा, 2 किडनी, दोनों के ऊपर ओवल शेप की पेल येलो कलर की टेस्टिस है जो किडनी के ऊपर यानी कि एंटीरियर सरफेस पर लगी हुई है। अब देखो क्या है, ईच टेस्टिस इज अटैच्ड टू द किडनी,
टेस्टिस, ये टेस्टिस और मान लो ये किडनी है, तो ये एक दूसरे से अटैच्ड है, और जो इन दोनों की आउटर लेयर्स हैं मीजोडर्म की, उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम बोलते हैं बेटा, ठीक है। तो ये जो इनकी पेरिटोनियम लेयर है फोल्डेड होती है और दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। ईच टेस्टिस इज अटैच्ड टू द किडनी ऑफ इट्स साइड बाय अ फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम कॉल्ड एज मेसोर्कियम। क्या बोलेंगे उसको, मेसोर्कियम। ये इंपॉर्टेंट है बेटा। जो टेस्टिस है वो किडनी से जुड़ी हुई है और उनकी जो वॉल है वो सेम है, वॉल फोल्डेड होती है, उसको पेरिटोनियम बोलते हैं, हेंस द नेम मेसोर्कियम। ठीक है, ऐसे एक और टर्म फीमेल्स में भी आएगी। फैट बॉडी अटैच होती है, हम पढ़ चुके हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स तुमने देखी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बेटा टेस्टिस के अंदर होती हैं, ये ऐसे ऐसे राउंड राउंड ट्यूब्स होती है, इसके अंदर ही स्पर्म्स बनते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जो वॉल है वो एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई है, जिसको हम जर्मिनल एपिथेलियम बोलते हैं, और वो ही स्पर्म्स बनाने में हेल्प करती है, हेंस द टर्म स्पर्मेटोजेनेसिस। कनेक्टिव टिश्यू जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, देयर आर इंटरस्टिशियल सेल्स विच सीक्रेट द हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। बेटा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही कुछ हार्मोन्स भी पड़े हुए हैं, जिनको इंटरस्टिशियल सेल्स या लीडिंग सेल्स बोलते हैं, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाते हैं। ये बिल्कुल हमारे जैसा है, जो हमारे अंदर होता है, ठीक है। हमारे अंदर भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म्स बनते हैं, लीडिंग या इंटरस्टिशियल सेल्स हार्मोन बनाते हैं टेस्टोस्टेरोन। फिर आ जाता है बेटा वासेफ्रेंशिया। ये मान लो टेस्टिस है, अब टेस्टिस से बाहर जो ट्यूब्स निकल रही हैं उसको हम वासेफ्रेंशिया बोलते हैं। 10 से 12 होती हैं, और ये किसमें निकल रही होती हैं बेटा, किडनी के अंदर आती हैं। अराइज फ्रॉम टेस्टिस, एंटर्स इनटू किडनीज, और फिर यही ओपन हो जाती हैं बिडर्स कैनाल के अंदर, लाइक दिस। यही किसमें ओपन हो रही है, बिडर्स कैनाल में। बिडर्स कैनाल फिर आगे यूरिनोजेनिटल डक्ट ओपन कर देता है, comes out of kidney and opens into cloaca. Kidneys and testes are structurally and functionally connected in males. ठीक है, ये लाइन है, इसको रट लो। उसके बाद आगे आ जाओ, मतलब सच में नहीं रटना है, तुम्हें समझ आ गया होगा तो तुम अच्छे से याद कर सकते हो। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरीज है बेटा, 2 ओवरीज हैं, पेयर्ड स्ट्रक्चर है, और ये भी किडनी के आउटर पेरिटोनियम से कनेक्टेड होती है। इसको हम मीजोवेरियम बोलते हैं, ठीक है, मीजोवेरियम। ऐसे मीज ओवेरियम, ओवरी ओवेरियम, ऐसे याद रखना। द ओवरीज आर नॉट कनेक्टेड इंटरनली विद द किडनीज। भाई अंदर से तो कोई कनेक्शन नहीं है, बाहर पेरिटोनियम ही कनेक्टेड है, जबकि टेस्टिस जो है वो अंदर से भी कनेक्टेड थे। ओवरी वेल डेवलप्ड होती है ब्रीडिंग सीजन में, ठीक है, और डार्क कलर की हो जाती है, करीब करीब 2500 से 3000 अंडे देती है एक टाइम पर। ओविडक्ट्स, ओविडक्ट्स याद है, ऐसे ऐसे करके जो ट्यूब थी, है ना, ये तुम्हारी पूरी ओविडक्ट है। ओविडक्ट की ऊपर वाला जो एरिया ये फनल की तरह लग रहा है बेटा, दिस इज ओवेरियन फनल। फिर ये पूरी घूमी हुई ट्यूब है ओवेरियन ट्यूब्यूल, और लास्ट में एक बोरी सी बन गई है, ये बोरी आगे जाके क्लोएका के अंदर ओपन हो रही है। इसको हम क्या बोलेंगे, बोरी बन रही है ना, बोरी सैक, ओवी सैक, ठीक है। द ओवरी वॉल रप्चर्स टू रिलीज द ओवा ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन। क्लियर, देन ये हमने कर लिया। अब आ जाओ सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं। जो फ्रॉग का सर्कुलेटरी सिस्टम है बेटा, डिफरेंसेस पर फोकस करना, क्योंकि काफी सारी चीजें सेम हैं, ह्यूमंस और फ्रॉग्स के डिफरेंसेस वाले क्वेश्चंस ज्यादा बनते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूं, इसका सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड टाइप है, बिल्कुल हमारी तरह है। ब्लड है, हार्ट है और ब्लड वेसल्स है। ब्लड प्लाज्मा बेटा फ्लूइड है, 90% पानी होगा ब्लड के अंदर, और 10% सॉल्यूट्स होंगे, जिसमें अगेन हमारी तरह प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, हार्मोन सब पड़ा हुआ है। बॉडी पे मतलब ब्लड में सेल्स हैं, ब्लड कॉर्पसल्स बोलेंगे, रेड ब्लड सेल्स, एरिथ्रोसाइट्स। डिफरेंस क्या है कि इनके जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो ओवल शेप है, बाइकनकेव, बाइकॉन्वेक्स एंड न्यूक्लिएटेड। बेटा बाइकनकेव क्या होता है, बीच में से पतला, समथिंग लाइक दिस, बट बाइकनकेव इज लाइक दिस, है ना। तो ये ऊपर से भी यहाँ से बाहर निकला हुआ है, यहाँ से भी बाहर निकला हुआ है, और बेटा फुल इसके पास न्यूक्लियस होता है। हमारा ऐसा है, इनका ऐसा है। क्वेश्चन बनता है यहाँ से, व्हाट आर द डिफरेंसेस, तो इनका न्यूक्लिएटेड है, 20 माइक्रोन इन डायामीटर। ह्यूमंस के अंदर 7 माइक्रोन इन डायामीटर होता है, हमारे छोटे होते हैं। हीमोग्लोबिन होगा, लिवर, स्प्लीन, किडनी में बनता है, हमारे भी तीनों जगह बनता है, बट हमारा बोन मैरो के अंदर ज्यादा बनते हैं। डिस्ट्रॉयड बाय स्प्लीन अबाउट 100 डेज, हमारे में इनकी लाइफ स्पैन है 120 डेज। अगर व्हाइट ब्लड सेल्स की बात करें तो न्यूक्लिएटेड है, एमीबॉइड है, लार्जर देन रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स से ज्यादा है,
ठीक है, साइज में। और दो टाइप्स के होते हैं, ग्रैनुलोसाइट्स एंड ए ग्रैनुलोसाइट्स। उससे ज्यादा आपको व्हाइट ब्लड सेल्स की डिटेल बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में मिलेगी बेटा। प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स स्पिंडल शेप के होते हैं, ये भी न्यूक्लिएटेड होते हैं। हमारे जो है वो फ्रेगमेंट्स होते हैं, इनके न्यूक्लिएटेड हैं। बोन मैरो में बनते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। हार्ट की अगर हम बात करें, आ जाओ भाई, मेन पॉइंट स्टार्ट हो रहा है। हार्ट मस्कुलर है, अपर पार्ट ऑफ ट्रंक में लोकेटेड है। हार्ट के पास बाहर लेयर है, जैसे हमारे पास होती है पेरिकार्डियम। अब हमारे पास 4 चेंबर्स हैं, इनके पास 3 चेंबर्स हैं। हमारे पास डबल सर्कुलेशन होता है, बिल्कुल सेपरेटेड होता है। इनके पास डबल सर्कुलेशन तो है, बट डबल सर्कुलेशन इनकम्प्लीट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मिक्स्ड है ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसलिए हम इसको इनकम्प्लीट भी बोलते हैं बेटा, इनकम्प्लीट सर्कुलेशन है। 2 एडिशनल चेंबर्स होते हैं, साइनस वेनोसस एंड कोनस आर्टीरियोसिस। कॉनस आर्टीरियोसिस की जगह हम इसको ट्रंकस आर्टीरियोसिस बोलेंगे बेटा। चलो अगर मैं तुमको ये डायग्राम की हेल्प से बताऊं, तो यहाँ ऊपर ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, और ये हो जाएगा बेटा जस्ट 1 वेंट्रिकल। ठीक है, ध्यान से सुनना। व्हाट हैपेंस, बेसिकली लिख लेते हैं राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स। ठीक है, वेंट्रिकल्स की जो अंदर वाली वॉल होती है वो रफ होती है, एंड यहाँ पर ऑब्वियसली यहाँ पर वाल्व्स लगे हुए हैं, और ये वाल्व का नाम है एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स। ठीक है, एवी वाल्व्स शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स। तो ये तो इसके 3 हमारे बेसिक हार्ट हो गया। ठीक है, और यहाँ पर कॉर्डेट टेंडिने भी लगे हुए हैं। ठीक है, कॉर्डेट टेंडिने जो कि वाल्व्स को ओपन और क्लोज करने में हेल्प करेंगे। उसके बाद आता है एक एडिशनल फीचर, राइट एट्रियम के पास एक और स्पेशल ऑर्गन है जिसको हम बोलते हैं साइनस वेनोसस, जो कि मैं डायग्राम में ऐसे बनाती हूँ, बट एक्चुअली बेटा वो ऐसे कुछ लगा हुआ होता है। ठीक है, लाइक दिस साइनस वेनोसस। ठीक है, और डॉर्सली प्लेस्ड होता है आगे। ये मैंने तुमको आगे से दिखा दिया, बट इमेजिन कि फ्रॉग ऐसे देख रहे हो तुम, फ्रॉग का हार्ट पीछे से देख रहे हो, यानी कि डॉर्सली इट इज प्लेस्ड। हटा देते हैं क्योंकि हमें जगह चाहिए। तो दिस इज योर साइनस वेनोसस, एसवी लिख रही हूँ, एंड इट इज डॉर्सली प्लेस्ड बेटा। ये ओपन होता है राइट एट्रियम के अंदर। तो जो बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया वो किस में आया होगा, वेना कावा के अंदर आया होगा। तो यहाँ से प्री केवल एंड पोस्ट केवल वेना कावा आती है, नीचे और ऊपर दोनों से वेना कावा आती है। CO2Hb यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है बेटा, और भर देती है साइनस वेनोसस के अंदर। जब साइनस वेनोसस भर गया तो यहाँ पर भी एक अपर्चर होता है। ठीक है, जिसको साइनो वेंट्रिकुलर अपर्चर बोलते हैं। अपर्चर मतलब छेद। अब ये ब्लड यहाँ से आ गया है राइट एट्रियम के अंदर, राइट एट्रियम से कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल के अंदर। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम, यहां से बेटा इसके अंदर ब्लड आएगा लंग्स से या जो भी स्किन से, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, O2Hb लिख रही हूं, जो आया लेफ्ट एट्रियम के अंदर विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन। ठीक है, और वो एंटर कर जाएगा वेंट्रिकल्स के अंदर। अब तुम देख रहे हो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों ब्लड ही वेंट्रिकल्स के अंदर आ गए हैं। तो अब यहाँ पर हो गया है इनकम्प्लीट सर्कुलेशन, क्योंकि ब्लड मिक्स हो चुका है। बट बेटा अभी भी ना ये ट्राई करता है कि ये अपने ब्लड को सेपरेट करे। ठीक है, देखो यहाँ इसके वेंट्रिकल के साथ ही एक और स्ट्रक्चर अटैच्ड होता है, और वेंट्रल ही अटैच्ड होता है आगे की तरफ। यानी कि अब फ्रॉग को आगे कर दो और उसके दिल के वेंट्रिकल के साथ तुमको एक स्ट्रक्चर दिखता है जिसको हम बोलते हैं ट्रंकस आर्टीरियोसिस। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस बेटा, व्हाट इज दिस, देखो इसके ना 2 पार्ट्स होते हैं। जो ऊपर वाला हिस्सा है वो कहलाता है साइनैंजियम, और जो नीचे वाला हिस्सा है वो कहलाता है पाइलैंजियम। बीच में बेटा सेमीलूनर वैल्व्स होते हैं। ठीक है, जो इसको और इसको सेपरेट रखने की कोशिश करते हैं। साइनैंजियम और पाइलैंजियम को सेपरेट रखने की कोशिश करेगा। इसमें एक तुमको यहाँ डॉर्सल सरफेस दिखेगा और एक सरफेस तुमको वेंट्रल दिखेगा। ठीक है, ऊपर क्या है, ये जो दिख रहा है दैट इज एओर्टिक आर्च। नाउ अंडरस्टैंड द सिंपल मीनिंग। व्हाट हैपेंस इज कि यहाँ पर जो सेमी सर्कुलर
वैल्व्स हैं वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। बेसिकली यहाँ पर ब्लड जो है वो मिक्स हो चुका है, तो अभी भी जो इसका ब्लड है वो मिक्सिंग को बचाने की कोशिश करता है, वो अभी भी ब्लड को साफ तरीके से भेजने की कोशिश करता है। जैसे कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया राइट एट्रियम से वेंट्रिकल के अंदर, वो जाता है बेटा एओर्टिक आर्च के अंदर। एओर्टिक आर्च में प्रेजेंट होती है पल्मोनरी पल्मोक्यूटेनियस आर्टरी। पल्मोक्यूटेनियस आर्टरी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजा जाता है किसके पास, टू स्किन एंड लंग्स, ताकि वहां पर जाकर ब्लड ऑक्सीजनेट हो सके यानी कि फॉर ऑक्सीजनेशन। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम से वेंट्रिकल के अंदर आया वो जाता है बेटा सिस्टमिक आर्टरी के अंदर और कैरोटिड आर्टरी के अंदर मेनली, ठीक है। मेन तो बेटा वो कैरोटिड आर्टरी के अंदर ही जा रहा है, मेन तो कैरोटिड आर्टरी के अंदर ही जा रहा है। कैरोटिड आर्टरी ब्रेन के पास जाती है, कैरोटिड आर्टरी ब्रेन के पास जाती है, रिमेंबर कैरोटिड आर्टरी ब्रेन के पास जाती है, ठीक है। ये मैंने यहां लिख दिया है गलती से, तुम इसको उठाकर अगर तुम नोट्स बना रहे हो तो तुम उसको प्लीज पहले लिख लेना, ठीक है। कैरोटिड आर्टरी यानी कि ब्रेन के पास जाता है, क्योंकि ब्रेन को तो यार हर हालत में ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही देंगे ना, ब्रेन को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं देना चाहिए। फिर जो मिक्स्ड ब्लड है थोड़ा बहुत, ठीक है, जो मिक्स्ड ब्लड आया है फ्रॉम वेंट्रिकल्स वो जाता है बेटा सिस्टमिक आर्टरी के पास टू बॉडी पार्ट्स, ठीक है। सिस्टमिक आर्टरी कहाँ जा रही है, बॉडी के पास जा रही है। तो हाँ बॉडी के पास मिक्स ब्लड पहुंचता है, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड बहुत, पर ब्रेन को आप ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाओ तो वो कैरोटिड आर्टरी है। अब ये सारा काम जो है ना सेपरेशन का, वो बेटा तुम्हारा ट्रंकस आर्टीरियोसिस करता है। कैसे करता है वो प्रोसेस तुमको नहीं पढ़ना है, बट हाँ ये कुछ एडिशनल चीजें हैं जो तुम्हारे सिलेबस में दी हुई हैं क्योंकि तुम आईएससी के हो। द लेफ्ट एट्रियम, ये सारी चीजें बेटा यहाँ पर लिखी हुई हैं जो मैंने तुमको पढ़ाई है ना, तो प्लीज रीड इट ऑल बाय योरसेल्फ। नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द डायग्राम्स ऑल्सो। ये जो तुमको ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है ये बेटा राइट एट्रियम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और यहां पर तुमको दिख रहा है वेंट्रल सरफेस, जो कि देखो ये ट्रंकस आर्टीरियोसिस दिख रहा है, ये तुम्हारा ट्रंकस आर्टीरियोसिस है। और जो ये वाला स्ट्रक्चर है बेटा वो कॉनस आर्टीरियोसिस है। ये ऊपर एओर्टिक आर्च निकल रही है, एक्चुअली दिस इज द स्ट्रक्चर पूरा, ठीक है। जो मैं तुमको साइड में बनाकर दिखाती हूँ वो ये स्ट्रक्चर है बेटा। यहाँ पर देखो ये ट्रंकस आर्टीरियोसिस से ऊपर वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा कोन जैसा दिखता है तो कोनस आर्टीरियोसिस। कैरोटिड आर्टरी यहाँ पर कोशिश कर रही है देखो बिल्कुल ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाने की ब्रेन के पास। सिस्टमिक आर्टरी मिक्स्ड ब्लड लेकर जाती है और ऑक्सीजनेटेड भी लेकर जाती है। बट जो पल्मोक्यूटेनियस आर्टरी है जो स्किन और लंग्स के पास जा रही है, भाई यहाँ भर भर के CO2 वाला ब्लड भेजा जाता है, ठीक है, कि ये तो जाएगा ही बेटा एक्सचेंज करने, ठीक है। सो और यहाँ पर तुम देखोगे ना, यहाँ पर कुछ वैल्व्स लगे हुए होते हैं जो कि ब्लड को फिल्टर करने की कोशिश करते हैं और ये वाला सेपरेशन करने का काम करते हैं। इसी वैल्व को हम स्पाइरल वैल्व बोलते हैं बेटा, स्पाइरल वैल्व, ठीक है। इसका नाम हम चेंज करेंगे, सेमी सर्कुलर वैल्व नहीं, स्पाइरल वैल्व। देखो ये स्पाइरल शेप का है ना, तो नाम रखेंगे स्पाइरल वैल्व, ठीक है, स्पाइरल वैल्व। चलो लिम्फेटिक सिस्टम बेटा ब्लड का भाई, लिम्फ जो है वो क्या करता है, लिम्फ भी ब्लड की तरह काफी सारी चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है। इसके पास एडिशनल फीचर होता है, इसके पास लिम्फ हार्ट्स होते हैं, लिम्फ हार्ट्स होते हैं बेटा, हमारे पास कोई लिम्फ हार्ट्स नहीं है। लिम्फ वेसल्स है, लिम्फ साइनसेस हैं, कैपिलरीज हैं, लिम्फ नोड्स हैं, बट हमारे पास लिम्फ हार्ट्स नहीं होते। लिम्फ साइनसेस यानी कि एम्प्टी स्पेसेस, तो इसकी बॉडी में कुछ एम्प्टी जगह है जहां पर लिम्फ आकर ना मीटिंग करता है या स्टॉप लेता है, ऐसे समझ सकते हो। तो तुमको इतना पता होना चाहिए कि कौन कौन सी जगह पर इसके लिम्फ साइनसेस हैं। 3 जगह पर है, एक तो स्किन के नीचे जिसको हम सबक्यूटेनियस लिम्फ बोलते हैं, एक है बेटा बिटवीन वर्टिब्रल कॉलम जिसको हम सब वर्टिब्रल साइनस बोलते हैं, और एक है हार्ट के पास जिसको हम पेरिकार्डियल साइनसेस बोलते हैं। लिम्फ फ्लोज फ्रॉम लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ कैपिलरीज से घूमा लिम्फ साइनस में आ गया, लिम्फ साइनस इसके 3 एरियाज में है, फिर बेटा लिम्फ हार्ट में आ जाता है और लिम्फ हार्ट से वेन में चला जाता है, वेन से हार्ट में, तभी तो सर्कुलेशन में रहेगा, तो ये भी सर्कुलेशन का पार्ट है, ठीक है। फिर है देखो हमारे पास वेनस सिस्टम एंड रेनल पोर्टल सिस्टम। बेटा देखो
रेनल पोर्टल सिस्टम क्या होता है? पहली बात तो पोर्टल सिस्टम सीखो, काफी बार हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। पोर्टल सिस्टम क्या होता है? वैसे अभी तुमने क्या समझा है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है CO2 वाला, वो सारे सेल्स ने CO2 बना दिया और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर एंटर कर दिया और उसको भेज दिया कि भाई हार्ट के पास ले जाओ और हार्ट से उसको बाहर निकाल दो CO2 को, है ना। बट जब भी पोर्टल वर्ड लग जाए ना तो ध्यान रखना कि सीधा राइट एट्रियम के पास नहीं जा रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब मैं बोलूं अगर रेनल पोर्टल सिस्टम, तो रेनल मतलब किडनी, यानी कि यहाँ पर जो नीचे से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है वो राइट एट्रियम में पहले जाने की बजाय किडनी में पहुंच गया और किडनी का जो ब्लड जाएगा ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसी के अंदर मिक्स होकर ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है। अब मैम ऐसा क्यों होता है? देखो यहां से जो ब्लड आ रहा है वेन्स के अंदर, कौन सी वेन है? फीमर बोन होती है यहाँ पर, तो एक है फीमोरल वेन और एक है बेटा स्काइएटिक वेन। ये दोनों वेन के अंदर ना CO2 वाला ब्लड है और यूरिया भी है। तो ये सोचते हैं कि यार हम ऊपर तो जा ही रहे हैं, इसके पास यूरिया है, यूरिया को वैसे भी किडनी के पास पहुंचाना ही है, तो जब ऊपर जा रहे हैं तो रास्ते में पहले किडनी पड़ रही है तो पहले किडनी को दे दो ना यूरिया, फिर यहां से तो ऊपर निकलेगी ही वेन, है ना, तो उसके अंदर CO2 चला जाएगा। तो ये ऐसे जुगाड़ करने की कोशिश करते हैं। फिमोरल वेन, स्काइएटिक वेन, ये दोनों वेन तुमको दिख रही है बेटा, इसके ये दोनों जुड़ती हैं यहाँ पर, जिससे वो जुड़ रही हैं उसका नाम है रेनल पोर्टल वेन, जो कि एंटर करेगी किडनी के अंदर। और किडनी से जो वेन बाहर निकलेगी, ये देखो किडनी से जो वेन निकल रही है, जो किडनी का भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जा रही है और नीचे वाले से भी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है वो भी लेकर जा रही है राइट एट्रियम के अंदर, इसको हम रेनल वेन बोलेंगे। तो 4 नाम याद करना, फिमोरल वेन नीचे से आई, स्काइएटिक वेन नीचे से आई, जुड़ गई बेटा पेल्विक वेन में, ठीक है, इसको हम पेल्विक वेन बोलते हैं, और ऊपर जाकर एंटर कर रही है किडनी में, ये हो गई हमारी रेनल पोर्टल वेन। और फिर यहां से जो निकली है बाहर, ये है तुम्हारी रेनल वेन। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाओ, फिमोरल वेन डिवाइड्स इनटू रेनल पोर्टल वेन एंड पेल्विक वेन, स्काइएटिक वेन जॉइंस रेनल पोर्टल वेन विच पासेस थ्रू द किडनी, ज्वाइन करके निकल रही हैं। फिर है तुम्हारा सिग्निफिकेंस, भाई इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि जो रेनल वेन है, ठीक है, वो कलेक्ट करती है ब्लड फ्रॉम हाइंड पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यूरिया एंड यूरिक एसिड विल बी फिल्टर्ड फर्स्ट, पहले इसका यूरिक एसिड वगैरह फिल्टर कर लो, फिर हार्ट में भेज देना। ब्लड गोइंग थ्रू हार्ट विल कंटेन लेस इम्प्योरिटीज बिकॉज ऑफ रेनल पोर्टल सिस्टम। अब ब्लड में यूरिया कम जाएगा बेटा, गंदगी कम जा रही है ब्लड के हार्ट के पास। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम भी कुछ ऐसा ही होता है, पर हिपैटिक पोर्टल सिस्टम इज रिलेटेड टू लिवर। अब हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में क्या होता है, जो खाना बेटा खाना हो डाइजेस्ट हुआ स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहां पर ग्लूकोज अमीनो एसिड्स वगैरह पड़े हुए हैं, अब वो वहां तो नहीं पड़े रहेंगे ना, वो जाना चाहते हैं लिवर के पास। अब वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड भी है, यानी कि उसके अंदर CO2 भी है, तो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन से यहाँ से वेन्स निकलती हैं और ये पहले लगे हाथ लिवर में चली जाती हैं। जो लिवर में एंटर कर रही हैं उनको हम क्या बोलेंगे? लिवर के लिए वर्ड आता है हिपैटिक, तो यहाँ पर जो वेन एंटर कर रही हैं उनको हम बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल वेन। ठीक है, अब लिवर अपना भी ब्लड ऊपर राइट एट्रियम में देगा डीऑक्सीजनेटेड, और स्टमक और इंटेस्टाइन का भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहीं आ गया है, तो यहां से जो वेन निकलेगी उसको हम बोलते हैं हिपैटिक वेन। हमेशा याद रखना, जो ऑर्गन से एंटर कर रही है वो तो पोर्टल है, और जो मेन ऑर्गन से बाहर निकल रही है वेन लगा दो और उस ऑर्गन का नाम लगा दो, जैसे हिपैटिक वेन हमने यहाँ नाम लगा दिया। क्यों करा ये काम? क्योंकि हमें जो अमीनो एसिड्स है वो बॉडी में स्टोर नहीं हो सकते हैं और एक्स्ट्रा अमीनो एसिड्स को यूरिया में कन्वर्ट कराना है, तो ऊपर की तरफ जा ही रहे हैं तो पहले ये काम हो जाता है। ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम हम पढ़ चुके हैं। अब आ जाओ बेटा इसके नर्वस सिस्टम के ऊपर। नर्वस सिस्टम भी होता है जो हमें फ्रॉग का पढ़ना है। जो नर्वस सिस्टम है हमारी तरह, उसके अंदर कितने पार्ट्स होंगे? 2 पार्ट्स होंगे, सेरिब्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अगर तुमको याद हो थोड़ा बहुत, क्लास 10th में हमने पढ़ा था कि ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसके 2 पार्ट्स है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। सेम बेटा यहाँ भी होता है। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, 1 सेकेंड, ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दैट इज एक्चुअली सराउंडिंग, सेंटर में जो प्रेजेंट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और जो बेटा साथ साथ में जा रहा है नर्व जो बॉडी से बाहर सेंट्रल नर्वस से निकल रही है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती है। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो अपने आप काम करता है, एंड इट इज डिवाइडेड इनटू सोमैटिक नर्वस सिस्टम
जो कि बॉडी से वॉलंटरी एक्शंस करा रहा है। तो ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हमने यहाँ लिख दिया। सोमैटिक नर्वस सिस्टम फ्रॉग के अंदर इतना ज्यादा डेवलप्ड ही नहीं होता है, ठीक है, तो इसलिए हम सोमैटिक को अलग से नहीं पढ़ते हैं, हम सीधा आ जाते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं हम फ्रॉग के सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन की। हाँ बेटा, फ्रॉग के पास भी दिमाग है, फ्रॉग के पास भी दिमाग है, हमारे जितना वो यूज नहीं कर सकता है बट इसके पास भी दिमाग है। हमारा जो ब्रेन है दैट इज प्रोटेक्टेड बाय हार्ड कवरिंग जिसको हम क्रेनियम बोलते हैं, इसके पास भी है। बट अगर तुमको याद हो तो ये जो हमारा ब्रेन है उसके बाहर प्रोटेक्शन लेयर्स होती हैं जिनको मेनिंजेस बोलते हैं बेटा। जो ब्रेन के बिल्कुल सबसे पास पड़ी हुई है उसको हम बोलते हैं पिया मेटर। हमारे अंदर बीच में एक लेयर होती थी एरेक्नॉइड मैटर जो मकड़ी की जाल जैसी दिखती थी, और सबसे बाहर वाली लेयर होती थी ड्योरा मैटर। तो इसके पास ड्योरा मैटर भी है, पिया मैटर भी है। ड्योरा मैटर बाहर थिक फाइब्रस प्रोटेक्शन ज्यादा देती है, हार्ड लेयर होती है। पिया मैटर थिन होती है, यहाँ पर ब्लड वेसल्स का सप्लाई होता है, दैट इज द मीनिंग ऑफ वैस्कुलराइज, ठीक है। सो दो लेयर से दो मेनिंजेस हैं और इनके बीच में सीएसएफ यानी कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी प्रेजेंट है जो मैकेनिकल जर्क शॉक वगैरह से बचाता है, प्रोटेक्शन देता है। हमारे अंदर भी था ये। फिर उसके बाद वेंट्रिकल्स पर आ जाओ। वेंट्रिकल्स क्या होते हैं बेटा? ब्रेन के अंदर जो खाली स्पेसेस होते हैं उनको हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं। सो द कैविटीज इन द होलो पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड इट इज ऑल्सो फिल्ड विद सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इट इज ऑल्सो सीक्रेटेड बाय एंटीरियर पोस्टीरियर कोरॉइड प्लेक्सस। इसका मतलब क्या है? एंटीरियर पोस्टीरियर मतलब बेटा ये लोकेशन बताता है, एंटीरियर और पोस्टीरियर चीजें। ओह माय गॉड, व्हाट इज हैपनिंग, जस्ट अ सेकंड। अच्छा ठीक है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कोरॉइड प्लेक्सस। यहाँ पर मतलब क्या है बेटा? एंटीरियर मतलब ऊपर की तरफ, पोस्टीरियर यानी कि नीचे की तरफ, आगे पीछे भी हम इसको यूज कर सकते हैं। कोरॉइड प्लेक्सस इट इज एक्चुअली द नेटवर्क ऑफ द फ्लूइड। बेसिकली ब्लड का ही फिल्टर होकर कुछ फ्लूइड आता है और वही फ्लूइड यहाँ पर सीएसएफ बना देता है, ठीक है। तो सीएसएफ कोई अलग से चीज नहीं बन रही है बॉडी के अंदर, ब्लड से फिल्टर होकर ही बन रही है। तो ब्लड वेसल्स का कनेक्शन यहाँ पर फुल फ्लो हो रहा है, उनका जो नेटवर्क बना हुआ है वहां से ब्लड का फिल्टर होता है और सीएसएफ बन जाता है। सीएसएफ में क्या है? पानी है। सीएसएफ के अंदर मिनरल्स आयंस होंगे, न्यूट्रिएंट्स होंगे, गैसेस होगी जो वो एक दूसरे को पास ऑन करेंगे आगे। फिर अगर हम डिवाइड करें फ्रॉग के ब्रेन को तो तुम ना पहले एक बार डायग्राम पर आ जाओ, डायग्राम से अच्छे से समझ आएगा। ये डायग्राम देखकर घबराना नहीं है, सबसे पहले इस वाले डायग्राम पर तुम आ जाओ। मान लो एक फ्रॉग को हम ऐसे देख रहे हैं, जैसे मैं खड़ी हूं ना, ऐसे ही हम एक फ्रॉग को देख रहे हैं। तो फ्रॉग का ऊपर वाला हेमिस्फीयर होगा बेटा, जैसे हमारे ये दो हेमिस्फीयर होते हैं, ठीक है। सो ये फ्रॉग के अंदर भी यहाँ पर क्या है? दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है। देखो यहाँ दिखाया हुआ है सेरिब्रल हेमिस्फीयर 1, सेरिब्रल हेमिस्फीयर 2, दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं। तो यहाँ भी बेटा सेरिब्रल हेमिस्फीयर दिख रहे हैं तुमको, ये बड़े बड़े। और सेरिब्रम के आगे ही यहाँ फ्रंट में ना ऑल्फैक्टरी लोब्स होते हैं। ऑल्फैक्टरी लोब्स क्या करते हैं? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मेल। तो जो स्मेल डिटेक्ट होती है, स्मेल पता चलती है अच्छी खुशबू है बेकार खुशबू है, वो बेटा हमारे सेरिब्रम के आगे लगे हुए ऑल्फैक्टरी लोब्स तक जाती है। तो यहाँ सबसे ऊपर दो ऑल्फैक्टरी लोब्स और नीचे निकलता हुआ है सेरिब्रम, लेफ्ट और राइट, ठीक है। फिर उसके बाद ये दोनों सेरिब्रम खुलते हैं हमारे फोर ब्रेन के ही दूसरे पार्ट में जिसको डायनसिफेलॉन बोलते हैं। डायनसिफेलॉन इज द पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन ओनली। अगर हम इसको सिंपल तरीके से अलग से भी साथ साथ ड्रॉ करें, जो मैं यहां पर कर रही हूं, तो ये बेटा हमारे पास है लेफ्ट और राइट सेरिबल, सॉरी, ये हमारे पास है ऑल्फैक्टरी लोब्स। ऑल्फैक्टरी लोब से नीचे कनेक्टेड है हमारे पास लेफ्ट और राइट सेरिब्रम, और सेरिब्रम के नीचे बेटा क्या है? डायनसिफेलॉन। ये सारा हमारा फोर ब्रेन का पार्ट है। ये आगे वाला जो हिस्सा होता है ना फोर ब्रेन का, यहाँ पे हम फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग का भी जो आगे का हिस्सा है फोर ब्रेन के अंदर ये सारी चीजें आ जाती हैं। फिर बेटा नीचे आता है बीच में एक पोर्शन जिसको हम बोलते हैं मिड ब्रेन। तो यहाँ पर एक मिड ब्रेन होगा। मिड ब्रेन के बाद नीचे क्या आ जाएगा? हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के कितने पार्ट्स थे? 3 पार्ट्स थे। कौन कौन से? हाइंड ब्रेन हैड सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेड्यूला। बेटा यहाँ इसका भी ऐसे दो करके सेरिबेलम निकल रहे होंगे, हमारे अंदर भी दो होते हैं, इसके पास भी दो हैं। फिर यहाँ पर आ जाता है पॉन्स और लास्ट में आ जाता है मेड्यूला। सो समथिंग लाइक दिस, एग्जैक्ट डायग्राम तो नहीं बट समथिंग लाइक दिस द ब्रेन इज प्रेजेंट। क्या है? याद करो मेरे साथ, ये दोनों क्या है? ऑल्फैक्टरी लोब्स, फोर ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। ये लेफ्ट और राइट दोनों सेरिब्रम है, ये जो हमारे अखरोट जैसे स्ट्रक्चर है। यहाँ पर डायनसिफेलॉन है यानी कि डायन बैठी हुई है। इसके अंदर 3 रीजन्स होते हैं बेटा, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और एपिथैलेमस। उसके नीचे फिर ये एरिया क्या है? मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के कोई और फर्दर पार्ट्स नहीं होते। ये दोनों चीजें क्या है? सेरिबेलम, ये है पॉन्स, नीचे है मेड्यूला। मेड्यूला ओरिजिनेट करता है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। अब ये बेसिकली ब्रेन अंदर से खाली है बेटा, यहाँ पर ऐसे कैविटीज बनी हुई हैं
और इन्हीं कैविटीज को हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं एंड इट इज फिल्ड विद सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो यहाँ पर ये जो तुमको डार्क ब्लैक कलर का एरिया दिख रहा है ये कैविटीज ही दिखा रहा है और इट इज फिल्ड विद वेंट्रिकल्स, इट इज नोन एज वेंट्रिकल्स फिल्ड विद CSF। तो यहाँ पर देखो ऑल्फैक्टरी वेंट्रिकल, क्योंकि बेटा यहाँ ऑल्फैक्टरी लोब्स हैं तो इनके अंदर जो वेंट्रिकल्स होंगे वो ऑल्फैक्टरी वेंट्रिकल्स हो सकते हैं। फिर नीचे आ जाओ, यहाँ पर सेरिब्रम है, सेरिब्रम, और ये सेरिब्रम के वेंट्रिकल्स हैं ब्लैक ब्लैक कलर के, इनको हम लेटरल वेंट्रिकल्स बोल सकते हैं और इनके अंदर जो कैविटी भरी है उसको हम बेटा पैरासील बोलते हैं, पैरासील। ठीक है, फिर नीचे आओगे तुम, यहाँ पर क्या है, दिस एरिया इज एक्चुअली योर डायनसेफेलॉन, और डायनसेफेलॉन के अंदर जो कैविटी भरी हुई है दैट इज व्हाट, दैट इज डायोसील। ये ऊपर तुम्हारे 2 वेंट्रिकल्स हो गए, ठीक है, और नीचे तुम्हारा ये एक थर्ड वेंट्रिकल हो गया जिसको डायोसील बोलते हैं। बेसिकली आपका सेरिब्रम और नीचे डायोसील एक जगह से कनेक्टेड है बेटा, एक जगह से कनेक्टेड है जिसको हम बोलते हैं फोरामन ऑफ मॉनरो। तो डायोसील, और क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि जो फोरामन ऑफ मॉनरो है ये किसको कनेक्ट करता है, ये ऊपर वाले सेरिब्रम और डायोसील को कनेक्ट करता है, ठीक है, या डायनसेफेलॉन को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक छेद होता है बेटा जिसको हम फोरामन ऑफ मॉनरो बोलते हैं। फिर नीचे आ जाओ, यहाँ पर क्या है तुम्हारे पास, मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर विजन, यानी कि ऑप्टिक, ऑप्टिक रिलेटेड टू विजन, राइट, जो भी तुम देखते हो साइट, तो बेटा ऑप्टिक विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पर जो कैविटी भरी हुई है उसको ऑप्टोसील बोलेंगे। फिर नीचे यहाँ पर सेरिबेलम के अंदर जो कैविटी भरी है दैट इज योर, सेरिबेलम के अंदर जो कैविटी भरी है दैट इज योर माइलोसील। फिर यहाँ पे देख रहे हो तुम, मिड ब्रेन और ये पीछे वाला जो पार्ट है सेरिबेलम, इट इज ऑल्सो कनेक्टेड थ्रू समथिंग, इसको हम बोलते हैं आइटर्स कैनाल, आइटर्स कैनाल। तो ये तुमको सीक्वेंस वाइज पता होना चाहिए। आ जाओ एक एक करके हम सारी इस चीज की बात कर लेते हैं बेटा। ऑल्फैक्टरी लोब्स पर आ जाओ। ऑल्फैक्टरी लोब्स हमारे फोर ब्रेन का पार्ट है, ये 2 होते हैं। ऑल्फैक्टरी लोब्स की कैविटी को भी हमने नाम दिया है राइनोसेफेलॉन, ठीक है, राइनोसेफेलॉन या फिर राइनोसील भी बोल सकते हैं। 2 होते हैं, एंटीरियर मोस्ट यानी कि सबसे आगे है, स्पेरिकल है, कैविटी को राइनोसील बोल देते हैं, और ऑल्फैक्टरी है यानी कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द स्मेल। सेरिब्रल हेमिस्फीयर 2 होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, ये देखो तुम्हारे ऑल्फैक्टरी लोब्स, और फिर तुम्हारे शुरू होते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ये लंबे हैं, थोड़े से ओवल शेप के होते हैं, आगे से नैरो, पीछे से नैरो, बीच में से ब्रॉड हो जाएंगे। इट पोजेस लेटरल वेंट्रिकल्स, इसके अंदर 2 वेंट्रिकल्स हैं, वेंट्रिकल 1, वेंट्रिकल 2, इनको लेटरल वेंट्रिकल्स भी बोलते हैं, और इनके अंदर जो बेटा CSF भरा हुआ है उसको हम पैरासील बोलेंगे, फर्स्ट वेंट्रिकल, सेकंड वेंट्रिकल। ये वेंट्रिकल्स यहाँ नीचे से आकर, एक्चुअली नीचे से बेटा ये ब्रॉड ही होता है, और नीचे से आकर ये फ्यूज कर जाता है, फ्यूज कर जाता है। इट कंट्रोल्स वॉलंटरी एक्टिविटीज। फिर नीचे क्या शुरू हो रहा है, डायनसेफेलॉन फोरब्रेन का ही पार्ट है। डायनसेफेलॉन छोटा सा हिस्सा है, रोम्बोइड शेप का होता है, सेरिब्रम के नीचे होता है। इसके अंदर जो वेंट्रिकल है वो थर्ड वेंट्रिकल है, इसकी कैविटी को डायोसील बोल देंगे, डायनसेफेलॉन डायोसील। फ्लोर ऑफ डायोसील इज हाइपोथैलेमस, ठीक है, जो हमारा डायोसील है जो ऊपर वाला हिस्सा होगा दैट इज एपीथैलेमस। एपी का मतलब ही क्या होता है बेटा, अबव। फिर यहाँ पर क्या होगा, थैलेमस, और थैलेमस के नीचे क्या होगा, हाइपोथैलेमस। हाइपो वर्ड का मतलब ही क्या होता है, बिलो, नीचे, हाइपोथैलेमस, ठीक है। सो हाइपोथैलेमस क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, हाइपोथैलेमस कनेक्ट्स विद पिट्यूटरी ग्लैंड्स टू वाया इनफंडिबेलम। हाइपोथैलेमस अलग अलग ग्लैंड्स के साथ जुड़ा हुआ है, हाइपोथैलेमस एक्चुअली पिट्यूटरी ग्लैंड को ही कंट्रोल करता है, ये इसका फंक्शन है। देन इट ट्रांसफर्स इंपल्सेस टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, जो भी सिग्नल है वो सेरिब्रम को ऊपर पहुंचाने का काम भी ये करेगा। मिड ब्रेन ब्रॉडेस्ट पार्ट होता है हमारे ब्रेन का, यानी कि फ्रॉग के ब्रेन का। इसके अंदर एक छोटी सी कैविटी जा रही है जिसको हम आइटर या फिर एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस भी बोलते हैं। ये थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ वेंट्रिकल, नीचे वाले वेंट्रिकल से कनेक्ट कर रहा है बेटा। इसके अंदर 2 ऑप्टिक लोब्स होते हैं, इसलिए कैविटी का नाम भी ऑप्टोसील रख दिया हमने। देन ऑप्टिक लोब्स विजन को कंट्रोल करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर स्पाइनल रिफ्लेक्सेस भी इन्वॉल्व होते हैं। सेरिबेलम पर आ जाओ। सेरिबेलम इतना ज्यादा इनके अंदर डेवलप्ड नहीं होता है, बट फिर भी इनके पोस्चर और बैलेंस को मेंटेन करता है। वेंट्रिकल ऑफ सेरिबेलम, वेंट्रिकल ऑफ सेरिबेलम इज मेटासील, ठीक है। मेड्यूला ऑब्लांगटा, मेड्यूला ऑब्लांगटा सबसे नीचे वाला पार्ट है, इसके अंदर 4th वेंट्रिकल होगा, और इसकी कैविटी को बेटा हम माइलोसील बोलते हैं, माइलोसील। All right. Now it also controls involuntary actions of the body, जैसे हार्ट बीट, रेस्पिरेटरी, सारी चीजें ये कंट्रोल करता है। रियल में देखना चाहते हो तो कुछ ऐसा दिखता है बेटा इसका ब्रेन,
नाउ स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करती है, मेड्यूला ऑब्लांगेटा से कनेक्टेड होती है, थिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मेड्यूला ऑब्लांगेटा से जुड़ी हुई है, वर्टिब्रल कॉलम जहां तक खत्म होता है वहां पर प्रेजेंट होती है, वेयर इज एट द टर्मिनल एंड इट इज कॉल्ड फाइलम टर्मिनेट, द स्पाइनल कॉर्ड इज सराउंडेड बाय टू मेनिंजेस जस्ट लाइक योर ब्रेन। ठीक है, फंक्शंस क्या है इसके, ये एक तो रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करेगा और ट्रांसफर करता है स्टिमुलस को फ्रॉम बॉडी ऑर्गन्स टू ब्रेन। काफी बार जो सिग्नल्स हैं वो बॉडी से स्पाइनल कॉर्ड तक जाते हैं, फिर स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक जाते हैं। तो बेटा इसने बॉडी ऑर्गन्स को और ब्रेन को कनेक्शन दिया और रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल किया। ये देखो यहाँ पर तुमको ये जो सारा नीचे वाला पोर्शन दिख रहा है मेड्यूला के बाद वाला, वो स्पाइनल कॉर्ड है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यहां से क्वेश्चन आता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर ग्रुप ऑफ नर्व्स आ जाती है बेटा, क्रेनियल नर्व्स जो कि क्रेनियम से निकल रही हैं, ब्रेन से निकल रही हैं, और फ्रॉग के अंदर 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती हैं। ठीक है, 10 पेयर होता है बेटा, याद रखना, ह्यूमन और फ्रॉग का कंपैरिजन आ सकता है। सो 10 पेयर्स आर देयर, और 10 के 10 पेयर्स की यहाँ पर लिस्ट है। जैसे कि ऑल्फैक्टरी जो नर्व है, ठीक है, ये ब्रेन में प्रेजेंट है, आपको पता ही है, एंड इट इज एक्चुअली सेंसरी इन नेचर। नर्व्स 3 तरीके की हो सकती हैं, सेंसरी, मिक्स्ड एंड मोटर। तो याद एक चीज अभी के अभी कर लो कि स्पाइनल नर्व्स हमेशा मिक्स्ड होती हैं, ये तो क्रेनियल नर्व्स है। तो तुमको यहाँ पे देखना पड़ेगा, तुम एक की सीक्वेंस याद कर लोगे ना, बाकी सीक्वेंस तुमको अपने आप याद हो जाएगी। जैसे यहाँ पर ऑल्फैक्टरी नर्व है, ऑल्फैक्टरी नर्व का नेचर कैसा है, सेंसरी, यानी कि हमेशा सिग्नल लेकर जाएगी। कहाँ जा रही है, ऑल्फैक्टरी लोब से जा रही है। इसका फंक्शन क्या है, ये स्मेल को लेकर जाती है, स्मेल के सिग्नल को लेकर जाती है नाक से ब्रेन तक। जैसे फ्रॉग को आसपास पता चल जाएगा कि कहाँ पर बेटा बहुत कहाँ पर मच्छर या मक्खी की पार्टी हो रही है, वो वहीं पर अट्रैक्ट होता हुआ अपना डिनर या लंच करने चला जाएगा। ऑप्टिक इज रिलेटेड टू आईज, ये भी सेंसरी है, और ये डायनसेफेलॉन के नीचे जो मिड ब्रेन प्रेजेंट है वहां से निकल रही होती है। इंपल्स कैरी करती है रेटिना से लेकर ब्रेन तक, है ना, आंखों से ब्रेन तक लेके जाएगी बेटा जो भी आप देख रहे हो। ऑक्यूलोमोटर जो ये नर्व है, ये मोटर नर्व है। मोटर नर्व है यानी कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से दूर जा रही होगी। सो वेंट्रल सरफेस ऑफ मिड ब्रेन से निकलती है, कहां जाती है, कैरीज इंपल्सेस फ्रॉम ब्रेन टू आई मसल्स। तो ब्रेन आई मसल्स को रेगुलेट करता है। आंखों के आसपास मसल्स होती है बेटा, तो उस मसल्स को जो कंट्रोल करने का काम है वो सिग्नल कौन दे रहा है, ब्रेन दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ हमारे अंदर भी ये काम हो रहा है, हमारी जो मसल्स हैं, ठीक है, वो कंट्रोल कौन कर रहा है, ब्रेन कर रहा है। आंखों के आसपास एक तो इंटरनल मसल्स होती है जिनको सिलियरी मसल्स बोलते हैं, उसके अलावा हमारे आंखों के बाहर की तरफ, मतलब सॉकेट के अंदर आंखों को एडजस्ट करना है, वहां भी मसल्स हैं, जिसकी वजह से आप ऊपर नीचे लेफ्ट राइट देख सकते हो। फ्रॉग तो 360 डिग्री ऑलमोस्ट देख सकता है, तो उसके पास ज्यादा मसल्स हैं, ठीक है, एंड उन मसल्स को सिग्नल देने का काम किसका है, ऑक्यूलोमोटर का। फिर आती है ट्रॉक्लियर या फिर पैथेटिक नर्व, इसको आप मोटर नर्व भी बोलते हैं। ये मिड ब्रेन के डॉर्सल सरफेस से है, ऊपर वाली वेंट्रल से निकली है, डॉर्सल से निकली। ये इंपल्सेस कहां से कैरी करती है, देखो, टू सुपीरियर ऑब्लिक मसल ऑफ आई बॉल, ब्रेन से ही निकलेगी क्योंकि नेचर इसका मोटर है। कहां लेकर जाएगी, सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स ऑफ आई बॉल। आई बॉल के पीछे ऑब्लिक मसल्स होती हैं, रिट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टर मसल्स होती है बेटा। तो वो आंखों को, मतलब ऐसे इमेजिन करो, फ्रॉग की आंखें ना बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हैं, वो अंदर की तरफ भी धस सकती हैं, वो बिल्कुल बाहर की तरफ भी निकल सकती हैं, और वो 360 डिग्री व्यू भी देख सकती हैं। सो उसके अंदर बहुत सारी मसल्स लगी हुई हैं जिनके नाम हम अभी करेंगे, बट ट्रॉक्लियर नर्व इज रिलेटेड टू ऑब्लिक मसल्स। फिर है ट्राइजेमिनल, ये मिक्स्ड नर्व्स है बेटा, और ये मेड्यूला के लेटरल सरफेस से निकल रही है। लेटरल क्या होता है, साइड से, यानी कि यहां से निकली और यहां से निकली। ये कहां तक जा रही है, ये मिक्स्ड है, यानी कि इसमें सेंसरी भी होंगी और इसमें मोटर भी होंगी, सिग्नल को देंगी भी और सिग्नल को वापस भी लाएंगी। जो स्किन ऑफ फेस, नेजल एंड म्यूकोसा एंड मसल्स ऑफ जॉ, यहां पर इसका आना जाना लगा रहता है। फिर आ जाओ तुम एब्ड्यूसेंस, ये भी मोटर है, ये वेंट्रल सरफेस ऑफ मेड्यूला से निकली है। लेटरल रेक्टस मसल ऑफ द आई, यहाँ पर हमारी आईज यानी कि फ्रॉग की आईज में बेटा एक मसल होती है जिसको रेक्टल मसल बोलते हैं, एंड उसको ये कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फेशियल मोटर नर्व है, लेटरल सरफेस ऑफ मेड्यूला से निकलती है। अब तुम समझ जाओ यार, फेशियल यानी कि ये फेस के पार्ट्स तक जा रही होगी। ये रूफ ऑफ पैलेट यानी कि ऊपर की तरफ जो सरफेस होता है बेटा, माउथ के अंदर बकल कैविटी के ऊपर वाला जो सरफेस है वो स्किन और जॉज और मसल्स तक जा रही है। ऑडिटरी सेंसरी है, तो ऑब्वियसली ये कहां से निकल रही होगी,
ये हमारे टिम्पैनम से निकल रही होगी, यानी कि फ्रॉग के टिम्पैनम से निकल रही होगी और ब्रेन तक जा रही होगी। सेंसरी इसका नेचर है। ग्लोसोफेरिंजियल, तो यहाँ से तुमको क्या नाम याद आ रहा है? फेरिंग्स। फेरिंग्स इज द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ग्लोसो जो वर्ड होता है बेटा वो टंग के लिए आता है, ठीक है। सो टेस्ट बर्ड्स ऑफ टंग एंड मसल्स ऑफ फेरिंग्स, यहां पर इसका आना जाना है क्योंकि ये मिक्स्ड है। फिर उसके बाद वेगस नर्व मिक्स्ड है हार्ट, एलिमेंट्री कैनाल एंड लंग्स। जो इजी है वो याद कर लेना, जो डिफिकल्ट है उसको फाइनल एग्जाम से एक दिन पहले याद कर लेना, ठीक है। आई अंडरस्टैंड यहाँ पर थोड़ी सी मेरी तुम्हारे साथ सिंपैथी बढ़ जाती है कि ये तुमको रट्टे मारने पड़ेंगे, बट अगर तुम समझ के 5-6 तो एटलीस्ट समझ के कर सकती हो क्योंकि उनके नाम से ही उनका मीनिंग आ रहा है। हाँ, तुमको पैटर्न जरूर याद करना पड़ेगा और मैं तुमको पैटर्न याद कराती हूँ। पहले की 2 सेंसरी हैं, फिर 2 मोटर हैं, फिर मिक्स्ड आ जाती है, फिर से 2 मोटर हैं, फिर सेंसरी है, मिक्स्ड है, ठीक है। अगर तुम 2-3 बार इसका अरेंजमेंट देखोगे तुमको समझ आ जाएगा। देन स्पाइनल नर्व जो होती है वो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं। फ्रॉग के अंदर एक्चुअली 10 स्पाइनल नर्व्स होती हैं, पर 9 है जिनका पेयर्स बने हुए हैं और 10th जो है वो अनपेयर्ड होती है। हर नर्व की एक डॉर्सल रूट होगी और एक वेंट्रल रूट होगी, जो कि डॉर्सल और वेंट्रल हॉर्न्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है। बेटा देखो, जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, मान लो ये स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, फ्रॉग का स्पाइनल कॉर्ड है, तो फ्रॉग के स्पाइनल कॉर्ड में भी अंदर की तरफ ग्रे मैटर होगा और बाहर की तरफ व्हाइट मैटर होगा, लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस, ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर। व्हाइट मैटर बाहर की तरफ होगा, ये सारा व्हाइट मैटर होगा, ठीक है। हमने ये क्लास 10th में ह्यूमंस में पढ़ा था। अब यहां से जो नर्व्स आती जाती हैं वो किस नेचर की होती हैं? सबसे पहले तो याद रखना, हमेशा डॉर्सल साइड से ही सेंसरी न्यूरॉन आएगा। यहां पर जो न्यूरॉन आता है वो स्यूडो यूनिपोलर होता है, यानी कि झूठा न्यूरॉन है। देखो यहां पर तो हो जाएगी उसकी, 1 सेकेंड बेटा, यहां से वो सिग्नल लेगा, यहां पर हो जाएगी उसकी सेल बॉडी और यहां पर होगा उसका एक्सॉन टर्मिनल। यहां पर इसके डेंड्राइट्स हैं, ठीक है, डेंड्राइट्स अलग से हैं। सेल बॉडी बेटा यहाँ है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, और यहां पर इसके एक्सॉन्स है, यानी कि एक्सॉन टर्मिनल, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो ये है डॉर्सल एरिया। ये सेंसरी न्यूरॉन है, कैसा न्यूरॉन है? स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। अब याद करने वाली बात यह है कि ये एक डॉर्सल रूट बना रहा है, यहां से मोटर न्यूरॉन वापस आएगी, ठीक है, मोटर न्यूरॉन सिग्नल लेकर वापस आ रहा है। मोटर न्यूरॉन तुम्हारा नॉर्मल मल्टीपोलर न्यूरॉन जैसा है बेटा, वो ऐसे निकल जाता है, लाइक दिस, ठीक है। अब ये जो, अब यहाँ पे मैंने एक बनाया बट हजारों न्यूरॉन्स होंगे, यहाँ पर एक ही थोड़ी होगा, हजारों सेंसरी न्यूरॉन्स निकल रहे होंगे, हजारों मोटर न्यूरॉन्स जा रहे होंगे, बट वो ना एक जगह आकर ऐसे कनेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पर तुमको उनका कनेक्शन दिखेगा फाइबर्स का, इसीलिए हम बोलते हैं कि स्पाइनल नर्व हमेशा मिक्स्ड होती है, क्योंकि इसमें सेंसरी नेचर वाले न्यूरॉन्स भी जा रहे हैं और मिक्स्ड नेचर वाले न्यूरॉन्स भी जा रहे हैं। डॉर्सल यानी कि पीछे, फ्रॉग की पीठ से सिग्नल एंटर करता है स्पाइनल नर्व्स का, और मोटर नर्व्स वेंट्रल सरफेस से निकल के जाती हैं बेटा, जैसे हमारे अंदर होता है। तो क्या कह रहा है, हर नर्व में एक डॉर्सल रूट होती है। व्हाट इज डॉर्सल रूट? यहाँ पर सेल बॉडीज की गैंग बन गई है ना, और ये जो बेटा ऊपर की तरफ हिस्सा जा रहा है ना, इसको हम डॉर्सल रूट बोलते हैं, नीचे वाले को वेंट्रल रूट बोलते हैं। तो वही बता रहे हैं कि जो डॉर्सल रूट है वो डॉर्सल हॉर्न से निकली। बीच में तुमको ये जो ग्रे मैटर है ये एक हॉर्न की तरह दिख रहा है, सींग की तरह दिख रहा है। जो पीछे की तरफ है इसको आप डॉर्सल हॉर्न बोल सकते हो, और जो आगे की तरफ होगा उसको आप वेंट्रल हॉर्न बोल सकते हो। अब सेंस बनाओ लाइन की कि डॉर्सल रूट जो है वो डॉर्सल हॉर्न से निकली है और वेंट्रल रूट जो है वो वेंट्रल हॉर्न से निकली है। ऑल स्पाइनल नर्व्स आर मिक्स्ड नर्व्स, क्योंकि इसमें सेंसरी और मोटर दोनों होते हैं, ठीक है। ये क्लास 10th का डायग्राम है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पर आ जाओ, जो कि इन्वॉलंटरी एक्शंस करेगा बेटा। यहां पर भी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक पूरा नर्वस सिस्टम होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी कि जब फ्रॉग को सिंपैथी की जरूरत है, यानी उसके आसपास कोई सांप भटक रहा है और उसको शिकार करने की कोशिश कर रहा है,
पैरासिम्पैथेटिक जब नॉर्मल कंडीशन है ना। तो आपको यहाँ पर एक बार पढ़ लेना है कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है। जब भी सिंपैथी की जरूरत है, यानी कि आपका एड्रेनलिन बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो गया, फ्रॉग में भी होता है, एट दैट टाइम बेटा डाइजेशन लास्ट प्रायोरिटी होगी, तो पेरिस्टालसिस कम हो जाएगा और डाइजेस्टिव जूसेस कम हो जाएंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम में ब्रीदिंग का रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि ज्यादा ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, हर जगह पहुंचानी है, जल्दी पहुंचाएंगे तो जल्दी एनर्जी बनेगी एंड फ्रॉग जो है वो भाग सकता है, अपना जुगाड़ ढूंढ सकता है। ब्रोंकाई डायलेट कर जाएगा, क्योंकि सांस लेना है तो ब्रोंकियोल्स का जो पाइप है वो मोटा हो जाता है। हार्ट जो है, हार्ट बीट बढ़ जाती है। ब्लड वेसल्स, आर्टरीज कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती हैं, ताकि ब्लड प्रेशर जो है वो रेस कर सके। बेटा आर्टरीज का साइज छोटा होगा तभी ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो जल्दी जल्दी ब्लड का फ्लो होगा। प्यूपिल डायलेट हो जाएगा एंड यूरिनरी ब्लैडर रिलैक्सेस ब्लैडर एंड कॉन्स्ट्रिक्ट्स स्फिंक्टर। पैरासिम्पैथेटिक में जो भी सारी यहाँ चीजें हुई हैं उसको रिलैक्स किया जाएगा। जैसे यहाँ पर पेरिस्टालसिस डिक्रीज हो गई थी, इसको इंक्रीज कर दो, डाइजेस्टिव जूसेस पहले कम बना रहे थे अब बढ़ा दो, क्योंकि नॉर्मल सिचुएशन हो गई है, खतरा टल चुका है, स्नेक भाग गया। इंक्रीजिंग द रेट ऑफ ब्रीदिंग, यहाँ पर बेटा डिक्रीज हो जाएगा या रिलैक्स हो जाएगा, ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, स्लोज डाउन हार्ट बीट, डायलेट द आर्टरीज, लोअर्स ब्लड प्रेशर, यहाँ पर डायलेट हो रही थी यहाँ कॉन्स्ट्रिक्ट होगी, यहाँ उल्टा हो जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्ट्स ब्लैडर एंड रिलैक्सेस स्फिंक्टर। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर यही है कि 3 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन फ्रॉग के अंदर एक्सप्लेन कर दो, तो आपको बेटा स्टेप बाय स्टेप क्यूटेनियस, पल्मोनरी और ब्रोंकियल, नॉट ब्रोंकियल, क्यूटेनियस पल्मोनरी एंड तीसरा कौन सा था, बकोफेरिंजियल रेस्पिरेशन आपको एक्सप्लेन करना है। फ्रॉग हैज द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेंस ऑर्गन्स, ठीक है, olfactoreceptors, gustatoreceptors, tangoreceptors, photoreceptors and statoacoustic receptors। अब हम फ्रॉग के सेंस ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं, तो बेटा जैसे हमारे अंदर अलग अलग सेंस ऑर्गन्स के रिसेप्टर्स होते हैं, ऐसे इनके पास भी हैं। ऑल्फैक्टरी स्मेल के लिए, गस्टेटर टेस्ट के लिए, ठीक है, देन टंग पर होंगे टैंगो रिसेप्टर्स टच के लिए, फोटो रिसेप्टर्स लाइट के लिए, स्टैटोकाउस्टिक जो रिसेप्टर्स हैं वो बैलेंसिंग के लिए होते हैं। तो ठीक है, ये तो आपको नाम से याद हो जाएंगे। अब हम आईज की अगर बात करें तो इसकी आईज भी बिल्कुल हमारी तरह होती है, बट क्या डिफरेंसेस हैं कि इसके जो लेंस है ना बेटा, वो अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट नहीं कर सकते, इसका लेंस खुद आगे पीछे मूव करता है। जैसे हमारे लेंस सिलियरी मसल्स और सस्पेंसरी लिगामेंट से जुड़े हुए थे, सेम बेटा इसके भी हैं, इसके पास भी स्क्लेरा है, इसके पास भी कोरोइड है, इसके पास भी कॉर्निया है, इसके पास भी रॉड और कॉन सेल्स हैं, रेटिना है, ऑप्टिक नर्व है, सब कुछ है। ठीक है, आई बॉल्स आर लॉज्ड इन द आई ऑर्बिट्स ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द हेड। हर आई बॉल कवर होता है अपर और लोअर आईलिड से। जो अपर आईलिड है वो काफी थिक है और ज्यादा मूव नहीं कर सकती। लोअर आईलिड वेस्टिजियल है और इमूवेबल है, लोअर आईलिड का कोई ऐसा काम नहीं है, वो मूव नहीं करती है। बट लोअर आईलिड का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो मॉडिफाई कर जाती है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, जो हम पढ़ चुके हैं, और ये फ्रॉग को बचाती है बेटा। फ्रॉग जब पानी में जाता है तो प्रोटेक्शन देती है। बिलो द लोअर आईलिड द हार्डेरियन ग्लैंड इज प्रेजेंट, इट सीक्रेट्स its secretion moistens the eyeball and nictitating membrane। तो एक और कैनाल है जो आंखों में प्रेजेंट होता है, हार्डेरियन ग्लैंड बोलते हैं, वो कुछ सिक्रीशंस रिलीज करता है जिसकी आंखें मॉइस्ट रह सके। eyeballs are moved by 6 extrinsic muscles, 6 extrinsic muscles हैं, देखो मैं तुमको याद कराती हूँ। जैसे मान लो डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं, एक तो डॉर्सल है पीछे वाला सरफेस, एक वेंट्रल है आगे वाला सरफेस, एक एंटीरियर है यानी कि फ्रॉग के हेड की तरफ, और एक बेटा पोस्टीरियर है यानी कि फ्रॉग के ट्रंक की तरफ। ठीक है, तो ये डायरेक्शंस हैं। सबसे पहले तो एंटीरियर रेक्टस होती है जो आंखों को बाहर फॉरवर्ड निकालेंगी। मान लो जैसे फ्रॉग है तो बाहर की तरफ निकालेंगी, फ्रॉग को ऐसे कर दो यानी कि यहाँ आंखों को बाहर की तरफ निकालने के लिए है। ठीक है, सो ये कौन सी रेक्टस मसल्स ही है, बट एंटीरियर रेक्टस आगे निकालेंगी, पोस्टीरियर यानी कि पीछे की तरफ निकालेंगी, सुपीरियर रेक्टस अपवर्ड की तरफ, इंफीरियर रेक्टस नीचे की तरफ। अब जैसे फ्रॉग की आंखों की तुम बात करोगे तो फॉरवर्ड यानी कि बाहर निकली, बैकवर्ड यानी कि पीछे गई, एंटीरियर यानी कि ऊपर गई, पोस्टीरियर यानी कि नीचे गई। ठीक है, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड। तो ये 4 डायरेक्शंस की हेल्प हो गई, 4 मसल्स हो गई। इसमें तुमको एंटीरियर रेक्टस, पोस्टीरियर रेक्टस, सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, तो रेक्टस मसल का नाम है, डायरेक्शन के हिसाब से उसको एडजस्ट कर लो नाम को। और बेटा फिर होती है ऑब्लिक, सुपीरियर एंड इंफीरियर ऑब्लिक, सुपीरियर एंड इंफीरियर ऑब्लिक मसल्स। ऑब्लिक मसल्स जो है ना वो रोटेशन में हेल्प करती हैं। जैसे फ्रॉग को 360 डिग्री व्यू देखना है तो रोटेट करेंगी उसकी आई मसल्स, जिसमें
सुपीरियर और इंफीरियर ऑब्लिक मसल्स आ जाती है, तो 6 मसल्स हो गई। ऑल्सो फ्रॉग अपनी आंखों को प्रोट्रूड कर सकता है, बाहर निकाल सकता है विद द हेल्प ऑफ लेवेटर मसल्स, और बेटा बिल्कुल अंदर धसा सकता है विद द हेल्प ऑफ रिट्रैक्टर मसल्स। ये भी इसके पास कुछ मसल्स होती हैं। अगर फ्रॉग की आंखों का तुम डायग्राम देखोगे तो इट इज जस्ट लाइक अस। सबसे बाहर कॉर्निया है जो कि ट्रांसपेरेंट लेयर है बेटा, इसके पास भी छेद होता है सेंटर में जिसको हम प्यूपिल बोलते हैं, जहां से लाइट रेज जाएंगी और पीछे रेटिना पर पड़ेंगी। ठीक है, यहाँ पर जो सबसे बाहर वाली लेयर है उसको हम स्क्लेरा बोलते हैं। स्क्लेरा के अंदर यहाँ एक कोरॉइड लेयर होती है विच इज डार्क इन कलर, ताकि आंखों के अंदर लाइट का इंटरनल रिफ्लेक्शन ना हो। ये जो इसका लेंस है वो अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट नहीं कर सकता है। आइरिस इज द कलर्ड पार्ट अगेन। आइरिस जो है वो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करेगा बेटा। ये नीचे वाली आईलिड है और यहाँ ऊपर वाली आईलिड भी दिख रही होगी। कंजंक्टिवा बिल्कुल बाहर वाली लेयर है। लेंस और आगे के बीच में जो चेंबर है उसको हम एक्वस चेंबर बोलेंगे, और यहाँ पीछे की तरफ जो चेंबर है उसको हम विट्रस ह्यूमर या विट्रस चेंबर भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ऑप्टिक नर्व निकलेगी तो यहाँ पर एक ब्लाइंड स्पॉट होता है, इमेज नहीं बनती है। फ्रॉग के पास भी भर भर के रॉड और कॉन्सेल्स होते हैं बेटा। ठीक है, अब आ जाओ ईयर पे। ईयर में क्या डिफरेंस टू अस, एक तो बेटा इसके पास आउटर ईयर नहीं होता, आउटर ईयर इज एब्सेंट, बाहर वाला कान ही एब्सेंट है। और इसके पास हमारी तरह 3 हड्डियां भी नहीं है। हमारे पास 3 हड्डियां थी, स्टेपस, इनकस, है ना, मैलियस, इनकस एंड स्टेपीज। इसके पास सिर्फ एक हड्डी होती है जिसको हम कॉल्यूमेला बोलते हैं, कॉल्यूमेला। आओ हम इस डायग्राम को एक बार बनाएं। अगर हम फ्रॉग की बात करें, समरी वाले पेज पर आ जाओ, कोई नहीं। तो अगर हम फ्रॉग की बात करें तो बेटा इसके पास यहां पर है टिम्पैनम, ठीक है, जो ईयर ड्रम है। उसके बाहर यहां पर एक एनुअल रिंग बनी हुई है कार्टिलेज की। ये कार्टिलेज इस टिम्पैनम को सपोर्ट करता है। ठीक है, और यहीं से एक अंदर कॉल्यूमेला नाम की बोन जा रही है, ये इसके मिडल ईयर में प्रेजेंट होती है। फिर अगर हम इनर ईयर में आए तो बिल्कुल हमारी तरह बैलेंसिंग और हियरिंग के लिए 2 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। बैलेंसिंग के लिए यहाँ पर वेस्टिबुलर ऑर्गन्स हैं, जैसे कि यूट्रिकल एंड सैक्यूल या सैक्यूलस। ठीक है, इसके ऊपर है सेमी सर्कुलर कैनाल्स, जो कि 3 होते हैं बेटा, तीनों अलग अलग डायरेक्शन में है, एक आगे से पीछे, एक लेटी हुई है और एक इस तरह हेडफोन्स की शेप में है। फिर यहाँ नीचे आ जाओ, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं लेजिना। हमारे पास था कोक्लिया, इनके पास है लेजिना। लेजिना जो होता है वो हियरिंग में हेल्प करता है। ऊपर वाले ये वेस्टिबुलर ऑर्गन्स जो हैं ये बेटा बैलेंसिंग में हेल्प करते हैं, नॉर्मल जब स्टैटिक बैलेंस करना है। और उसके ऊपर ये कौन सी है, सेमी सर्कुलर कैनाल्स, जो कि रोटेशन के टाइम पर हेल्प करेंगे, यानी कि डायनामिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो कहां से क्वेश्चन बन सकता है, जो एक इकलौती बोन है उसको क्या बोलेंगे, कॉल्यूमेला, और ये क्या है, टिम्पैनम, ये क्या है, एनुअल रिंग ऑफ कार्टिलेज जो कि सपोर्ट देती है। आउटर ईयर है ही नहीं, और बेटा यहां पर भी यूस्टाशियन ट्यूब जा रही होती है। ठीक है, तो आपको कुछ ऐसे ड्रॉ करने के लिए तो नहीं आएगा। आओ एक बार हम रीड कर लेते हैं। आउटर ईयर इज एब्सेंट, अ फ्रॉग डज नॉट हैव एक्सटर्नल पिन्ना लाइक दिस, हमारे तरह नहीं है इसके पास। टिम्पैनम होता है राउंड मेम्ब्रेनस पैच ऑफ स्किन कॉल्ड टिम्पैनम, एक्ट्स एज द ईयर ड्रम, और दोनों बेटा दिखती है आंखों के नीचे, आपको बहुत इजीली ये विजिबल हो जाएगी। टिम्पैनम साउंड वेव्स को रिसीव करता है और आगे ट्रांसफर कर देता है। मिडिल ईयर की कैविटी के अंदर एयर भरी हुई है। ठीक है, कॉल्यूमेला नाम की बोन होती है, एक सिंगल हड्डी है जो कि साउंड को एम्पलीफाई करेगी बेटा। देन यूस्टाशियन ट्यूब एक बैलेंस को मेंटेन कर रही है, फेरिंग्स के अंदर ओपन होती है। यूस्टाशियन ट्यूब हमने कहाँ देखा था, जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे। इनर ईयर फ्लूइड फील्ड लाइक इन ह्यूमंस, इनर ईयर फ्लूइड से भरा हुआ है। इनर ईयर में हियरिंग एंड बैलेंसिंग के लिए ऑर्गन्स पड़े हुए हैं। 2 हियरिंग ऑर्गन्स इंस्टेड ऑफ 1 कॉइल्ड कोक्लिया, हमारे अंदर एक ही 2.5 राउंड जितना कोक्लिया घुमा हुआ था। द फ्रॉग हैज 2 सेपरेट हियरिंग ऑर्गन्स। ठीक है, एक तो बेटा इनके पास मैक्यूला होता है जो कि सेंसरी रिसेप्टर्स की तरह काम करते हैं। हमारे अंदर कौन से थे, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई,
ऑर्गन ऑफ कॉर्टा रिसीव करते थे और ब्रेन को सिग्नल देते थे। इनके पास मैक्यूला है जो रिसीव करता है, सेंस करता है, सिर्फ सुनता ही नहीं है, बैलेंसिंग में भी हेल्प करता है। इंस्टेड ऑफ कोक्लिया दे हैव लेजिना एंड इंस्टेड ऑफ ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई दे हैव मैक्यूला। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो, ये तो हमने कर लिया, यहाँ पर आ जाओ। द टू आइडेंटिफाइंग फीचर्स ऑफ एडल्ट मेल फ्रॉग, ये क्वेश्चन आप कर लोगे। मेंशन द फंक्शंस ऑफ यूरेटर्स इन फ्रॉग, ये भी हो जाएगा, है ना। सो दीज वर सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप देख सकते हो। ये वन शॉट है बेटा, आई होप इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। एंड दिस वाज इट, ठीक है। एंड फ्रॉग का जो न्यूरल सिस्टम है और जो इसके सेंस ऑर्गन्स हैं बेटा, जितने मैं पॉइंट्स बता रही हूँ आपको उतना ही करना है, ठीक है। इट इज़ मोर देन इनफ। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और डिफरेंसेस आपको बताए जा रहे हैं बस उतना करके जाओ, मोर देन इनफ है। आईएससी का सिलेबस बहुत वास्ट है, बट आपको फिल्टर करके चीज़ों को पढ़ना होगा। बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें आपको दिमाग में बिठाने की जरूरत नहीं है, जस्ट फोकस ऑन इंपॉर्टेंट थिंग्स। नेक्स्ट लेक्चर जल्दी आएगा आपका बायोमॉलिक्यूल्स का, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय बाय, टेक केयर।